गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अ मिशन। मेरा नाम नेहा है एंड आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 12 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ईंटें, मोती और हड्डियाँ, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, आई नो हमने इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है क्लास 6 में, बट इस चैप्टर में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा के बारे में वो क्या बातें थी जो इस सिविलाइजेशन को एक एडवांस सिविलाइजेशन बनाती थी। ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था ना दैट एवरीबडी वॉज कॉलिंग दिस सिविलाइजेशन एन एडवांस सिविलाइजेशन। तो आज उसके रीजंस जानेंगे। ठीक है, दूसरा हम ये जानेंगे कि इस बात के पीछे क्या रीज़न थे कि एक समय के बाद जाके हड़प्पा जो है वो अपने एंड की तरफ मूव करने लगती है एंड इवेंचुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है इस चीज़ के बारे में, कोई भी ऐसी एक थ्योरी नहीं है पर्टिकुलर जिसको पिन पॉइंट करके बोला जा सके कि हाँ इस वजह से 100% इस वजह से हड़प्पा मस्ट हैव कम टू एन एंड। ठीक है, तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है बट बहुत सारी मल्टीपल थ्योरीज है, उन सब के बारे में हम जानेंगे। लास्टली हम जानेंगे आर्कियोलॉजिस्ट के काम करने के तरीके के बारे में। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? मतलब है इस बात का ये कि जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई एविडेंस मिलता है, कोई पुराना सामान मिलता है, ठीक है, तो वो उसको एज अ रिसोर्स, एज एन एविडेंस कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से उसको टर्म किया जाता है। ठीक है, किस तरह से उसको एक पढ़ने लिखने का मटेरियल बनाया जा सकता है, किस तरह से उसको एक जरिया बनाया जा सकता है पुराने समय के बारे में जानने का। इन सारी बातों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सुनने में बहुत हेक्टिक लग रहा होगा बट जैसे जैसे आप इसके बारे में जानोगे वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मे बी आपका आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हम हड़प्पा के बारे में बात करते हैं तो जो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है हड़प्पन सील। ठीक है, अब इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर में आपको क्या यूनिक लग रहा है। एज वी ऑल कैन सी, एक सिंबल्स की लाइन है। ठीक है, ये सिंबल्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है, आज तक कोई नहीं पता कर पाया। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट मतलब क्या, जिसमें वो लैंग्वेज को लिखा जाता है, जैसे कि हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट होती है क ख ग, उसी तरह हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है आज तक वो उसका क्या मतलब है, किसी एक सिंबल का क्या मीनिंग होता था, कोई नहीं पता कर पाया। ठीक है, उसी के नीचे क्या है, एक एनिमल मोटिव है। मोटिव मतलब चिन्ह है। मे बी ये जो एनिमल है ये दिखने में ना थोड़ा सा वियर्ड है। वियर्ड क्यों है? क्योंकि आज के टाइम पे एक सींग वाला ऐसे घोड़े की शेप में कोई यूनिकॉर्न तो देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को पहले भी ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले हड्डियों के जो ये प्रूव कर सके कि पहले के टाइम पे यूनिकॉर्न होते थे। ठीक है, तो मे बी ये एक मिथिकल एनिमल है, लोक गाथाओं का एनिमल है जिसको हड़प्पन्स भी यूज़ किया करते थे किसी एक भावना को दर्शाने के लिए। मे बी एलेगराइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये हड़प्पा का चिन्ह बन गया था। तो दिस इज़ हड़प्पन सील, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ हड़प्पा। ठीक है, इन्हीं सारी बातों की वजह से हमें हड़प्पा के बारे में जानने को मिला है। ठीक है, जब हम हड़प्पा से रिलेटेड पॉट्स मिलते हैं, उनके घर मिलते हैं टूटे फूटे, उनकी ज्वेलरी मिलती है, उनके टूल्स मिलते हैं, तो उन सबको रीड करने के बाद हम बहुत सारे आइडियाज़ लगा लेते हैं कि मे बी हड़प्पन्स अपनी लाइफ को ऐसे व्यतीत किया करते होंगे। ठीक है, वो इस तरह से रहा करते होंगे, वो इस तरह से खेती किया करते होंगे, वो इस तरह के कपड़े पहना करते होंगे। वो सारी की सारी बातें हम इन सारे एविडेंसेस के बेसिस पे इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, बट अगेन कोई भी एक इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, इंटरप्रिटेशंस बहुत ही मल्टीपल होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बट आज हम उन इंटरप्रिटेशंस को पढ़ेंगे जो मेजर हैं। ठीक है, मतलब जो मेजर तौर पे माने जाते हैं। सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ठीक है, सभ्यता का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना ही एक जीने का तरीका है। ठीक है, किसी भी सोसाइटी को सभ्यता, सिविलाइजेशन कहलाने के लिए एडवांस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एडवांस होने का मतलब क्या है? तुम्हारे पास अपना खुद का एक लिविंग स्टाइल होना चाहिए, अपना खुद का एक सिस्टम होना चाहिए। किस चीज़ का? पॉलिटिक्स का, ट्रेड का। ठीक है, और साथ ही साथ रोज़मर्रा की लाइफ कैसे एक्सचेंज किया जाएगा, इन सारी बातों का एक ना पर्टिकुलर स्टाइल होना चाहिए और बहुत ही स्पेशलाइज होना चाहिए, तब जाके कोई भी सोसाइटी सभ्यता कहलाई जाती है। वी हैव इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वी हैव मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, वी हैव हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि इन सबका अपना अपना अलग अलग रहने का तरीका था और इनमें बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही बड़े लेवल पे जाके स्पेशलाइजेशन थी। किस किस चीज़ में? क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन थी, ट्रेड में स्पेशलाइजेशन थी, और साथ ही साथ किस चीज़ में थी? रोज़ रोज़ की अपने लाइफ को स्पेंड करने की चीज़ों में
कोई भी ऐसे नहीं कि मूड के मतलब उठ के आ गए और किसी भी तरह से अपनी लाइफ बिताए जा रही है, एक सिस्टमैटिक तरीका हुआ करता था, राइट। तो ऐसी सोसाइटी जो कि एडवांस होती है उनको सिविलाइजेशन कहा जाता है। फिर इस सिविलाइजेशन को इंडस का ही नाम क्यों दिया गया? क्योंकि व्हेन यू लुक एट द मैप आपको ये पता चलता है कि मोस्टली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो जगह मतलब जो जगहें थी ना अलग अलग, वो किसी एक मेजर रिवर के आसपास बसी हुई हैं, जिसको मैं अभी ट्रेस कर रही हूँ अपने पेन के साथ, ठीक है। एंड दिस वाज व्हाट? इंडस, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेजर रिवर थी वो इंडस थी। इसी के आसपास सारी की सारी सिटीज़ बसी हुई हैं, मे बी इसी के आसपास या फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास सारी की सारी सिटीज़ बसी हुई हैं। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में चलता था हड़प्पन कल्चर। क्या चलता था? हड़प्पन कल्चर। अब इस नाम को ब्रेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पन क्यों बोला जा रहा है, फिर दूसरा कल्चर क्या है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा के नाम से ही क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ की जो सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई थी उसका नाम था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा को डिस्कवर किया था दया राम सहानी ने, ठीक है, 1921 में। और ये कहाँ पर आती है? ये आती है आपके पाकिस्तान में। अगर आप नदी का नाम जानना चाहते हो तो रावी नदी के किनारे आती है ये, मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। हड़प्पा जो मिली थी वो सबसे पहली सिटी जो वो थी जो डिस्कवर हुई थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इसलिए इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम क्या है? हड़प्पा रख दिया गया है, हड़प्पन कल्चर रख दिया गया है। अब कल्चर का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब मैं इस बात से आपको समझाना चाहूँगी, इट इज़ रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, ठीक है। आपने सुना होगा कि आर्कियोलॉजी में ना जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो माउंट्स पे काम करते हैं। माउंट्स मतलब धूल के एक बड़े से इस गुंबद पे। इस गुंबद में क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होती हैं। मतलब जब भी आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं किसी जगह की तो वो एकदम से खोदना स्टार्ट नहीं कर देते कि एंड तक पहुंच के धरती के कोर तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो माउंट्स को लेयर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। ये जो फर्स्ट लेयर है ये सबसे रीसेंट लेयर होती है, मतलब हाल फिलहाल वाली। उसके बाद सेकंड वाली इससे पुरानी है, थर्ड वाली सबसे पुरानी। तो हर लेयर में जो सामान मिलता है वो उस किसी एक टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर में सामान मिला होगा वो अलग टाइम का होगा, सेकंड लेयर में जो सामान मिला होगा वो अलग टाइम का होगा। तो कल्चर का मतलब होता है किसी एक लेयर में मिलने वाली चीज़ें, ठीक है। इसमें तीन बातें हैं, ये एक टाइम का है, एक जोग्राफिकल लोकेशन पे पाया जा रहा है, और इन सब में एक बात कॉमन है कि इनकी बनावट का ना एक पैटर्न है, एक कॉमनैलिटी है। हड़प्पन्स के बारे में कॉमनैलिटी क्या थी कि इनके पॉट्स बनाने का तरीका एक कॉमन तरीका था, ठीक है। इनके सील्स बनाने का तरीका एक कॉमन तरीका था। अगर आपको वो फर्स्ट लेयर में हड़प्पन्स का मिला तो सेकंड लेयर में आपकी सील्स बदल जाएंगी, कुछ और निकलने लगेगा, ठीक है। तो कल्चर का मतलब क्या? ऐसी चीज़ें जिनका एक स्पेसिफिक बनने का स्टाइल हो, और साथ ही साथ क्या, एक जोग्राफिकल एरिया पे मिले, और तीसरा क्या, एक ही टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करे। उन्हें हम क्या बोलेंगे? कल्चर बोलेंगे, ठीक है। अब अगर हमें हड़प्पा को ट्रेस करना हो कि कितने बड़े एरिया पे हमें हड़प्पा मिला है, तो एक बार मैं इसे रब करके आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, तीनों के तीनों साइट्स जो हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं? हड़प्पा में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर गुजरात तक, और उत्तर प्रदेश के शायद से आलमगीरपुर से लेकर आपके पाकिस्तान के किसी रीजन तक, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कवर होता है। ये क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। इस सिविलाइजेशन को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक है आपकी अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक है आपकी मैच्योर सिविलाइजेशन, और एक है आपकी लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3300 से लेकर 2800 तक की है। फिर जो मैच्योर हड़प्पन फेज़ है वो आपका 2600 से आता है और 1900 तक जाता है। ये जो बीच के 200 साल है वो ट्रांजिशन फेज़ है। वो क्या है? ट्रांजिशन, मतलब अर्ली से मैच्योर की तरफ लोग क्या कर रहे थे? ट्रांजिशन कर रहे थे। और लेट हड़प्पन फेज़ आपका 1900 से कब 1700 तक आता है, ठीक है। अर्ली के बारे में एक बात ये है कि इस बुक में, इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो मैच्योर के ऊपर होगा, ठीक है। मैच्योर के ऊपर ही क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं? हम अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं? वो धीरे धीरे आपको चैप्टर में आगे बढ़ने पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानिए कि हमें क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं इस सिविलाइजेशन से। हमें मिलता है सील,
ठीक है। सील मतलब क्या, मोहर कह सकते हैं, ठीक है। मोहर किस काम आती है, जैसे कि जब भी आप कोई किसी कंपनी का सामान खरीदते हैं तो उस पर एक कंपनी का ना अपना एक लोगो लगा होता है, ठीक है। वो इस बात की पहचान होती है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू दिस कंपनी, ठीक है। उसी तरह से पहले के टाइम पे किसी व्यापारी को अगर अपना सामान किसी दूर जगह पे भेजना होता था या फिर किसी भी जगह पे भेजना होता था तो उस सामान को बोरी में पैक करके या फिर किसी भी चीज़ में पैक करके उसके आसपास एक सील लगा दी जाती थी, ठीक है। सील पे जो सिंबल लिखे होते थे मे बी वो इस बात का एविडेंस हो कि दिस सामान केम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेडर, ठीक है। तो सील का काम हमें समझ में आ गया। मोहर का, बीड्स यानी आप जो मोती देख रहे हैं, ठीक है। इन मोतियों को देख के क्या लग रहा है, क्योंकि ये ज्वेलरी बनाने के काम आते थे, ठीक है। और देखिए कितने अलग अलग पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स कैसे आए इस पे, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर वेट्स का काम था, आज के टाइम पे भी चीज़ों को नापने के लिए यू नीड वेट्स ना, बाहर चाहिए होता है ना सब्जी वब्जी के लिए भी, तो उस टाइम पे भी वेट्स थे और उनके ना स्पेसिफिक अमाउंट्स फिक्स हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम पे 500 ग्राम का होता है, 1000 का होता है, 1000 का होता है, उसके बाद 10 ग्राम का होता है, ऐसे स्पेसिफिक वेट्स होते हैं ना। उस टाइम पे भी स्पेसिफिक वेट्स हुआ करते थे पूरे के पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, अलग अलग नहीं हुआ करते थे, ठीक है। हमें स्टोन ब्लेड्स मिली हैं, साइड में आप ब्लेड्स देख सकते हैं, ये किस काम आती थी वो भी जानेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या थी, हमें ईंटें मिली हैं, ठीक है। और ऐसी वैसी ईंटें नहीं मिली है, बेक्ड ब्रिक्स मिली है। मतलब हड़प्पन्स जो थे वो ईंटों को आग में पकाकर स्ट्रॉन्ग बनाने वाली टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ थे, ठीक है। उनको ये पता था कि मड की जो ब्रिक्स होती हैं दे आर वेरी मच फ्रेजाइल एज कंपेयर टू द बेक्ड ब्रिक्स, ठीक है। उनको इस टेक्नोलॉजी से भी वो वाकिफ़ थे। तो सोचिए किस लेवल पे सोफिस्टिकेशन चल रही है, किस लेवल पर लोगों ने खोज कर ली है और लोग ये जानते हैं कि ऐसे ऐसे करने पे इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि हम मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। उसका टाइम पीरियड क्या है, 2600 से लेकर 1900 BCE, मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। चलिए ये मैं आपको मैप दिखा चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अराउंड 1047 हड़प्पन साइट्स हैव बिन डिस्कवर्ड, ठीक है। इतनी साइट्स डिस्कवर हुई है, जिसमें से 925 साइट्स इंडिया में है और 475 साइट्स जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। यानी ज़्यादा कहाँ पर हुई, इंडिया में हुई, ठीक है। इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स देखने को मिलती है, आप सबसे आगे जाके बोल सकते हैं कि इंडिया में जो स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट देखने को मिलती है वो है गुजरात, ठीक है। क्योंकि गुजरात में ओवर 20 ऐसी साइट्स मिली हैं जो कि हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं, ठीक है। चलिए एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जो एरिया है यहाँ पर एक मेजर रिवर है इंडस, बट अगर आप अभी देखोगे तो इस एरिया को देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर ना रेनफॉल बहुत कम होता है। तो ये जो एरिया है वो क्या है, एक एरिड रीजन है, मतलब सूखा इलाका है। इस इलाके के सूखे होने के बावजूद यहाँ पर लोग बस रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो रीज़न होगा, कुछ ना कुछ तो टेक्नोलॉजी होगी जिसकी वजह से लोग जो है वो यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। उन सब के बारे में जानेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अर्ली हड़प्पन फेज से लोग मैच्योर हड़प्पन फेज की तरफ जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ से लोग यहाँ पर जाते हैं तो हमें ना कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स, पहली बात तो आपकी बुक ये कहती है कि अर्ली हड़प्पन फेज और मैच्योर हड़प्पन फेज में ना बहुत सारी कॉमनैलिटी है, बट डिफरेंस क्या था पहले इसे जान लेते हैं। जो अर्ली हड़प्पन फेज के जो लोग थे ना वो मोस्टली पैस्टोरलिज्म को फॉलो करते थे। पैस्टोरलिज्म का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना, चारे की तलाश में अपने भेड़ बकरियों को चलाना, किसी एक भी जगह पे सेटल्ड लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, ठीक है। अब सेटल लाइफस्टाइल नहीं है तो आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करोगे, आप कोई भी मेजर इनोवेशन नहीं करोगे उस जगह की बढ़ोतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्राफ्ट फॉलो नहीं करते थे, छोटा मोटा कोई क्राफ्ट बनाया करते थे, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बड़ी सेटलमेंट नहीं बनाई थी इन्होंने, ठीक है। कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं थी इनके पास, फिर भी ये लोग इस तरह से ये रह रहे थे। मतलब ये आप देख सकते हो, ये अर्ली हड़प्पन फेज का डायग्राम है। आप इस मैप को देखोगे और इस मैप को देखोगे, ये मैच्योर का है, तो आप एक बात कॉमन, मतलब इस बात से डिसाइफर कर सकते हो कि भले ही अर्ली हड़प्पन फेज के लोग इसी एरिया में सिचुएटेड थे और मैच्योर वाले और फैल गए, यानी कि ये हो सकता है या तो
अर्ली हड़प्पन फेस पे जहाँ पर लोग रह रहे थे, मेच्योर वाले भी वहाँ पर रह रहे होंगे, कुछ साइट्स में मेच्योर वाले अभी भी रह रहे होंगे, कुछ साइट्स छोड़ के चले गए होंगे, ठीक है, और कुछ लोग जो होंगे वहाँ पर छोड़ के कहीं और पर अपना उन्होंने क्या कर लिया होगा, सेटलमेंट कर लिया होगा। ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है, ऐसा हुआ था। बट फिर भी इन दोनों की ही एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और फूड ईटिंग प्रैक्टिसेस को देखने से हमें ये पता चलता है कि अर्ली हड़प्पन फेज़ और मैच्योर हड़प्पन फेज़ में क्या है, एक लिंक है, ठीक है। इनकी अपने जीवन बसर करने की आदतों में बहुत सारी कॉमनैलिटी है। कॉमनैलिटी क्या है, ये दोनों क्या किया करते थे, खाने में प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया करते थे, ठीक है, जानवरों का, मछलियों का, इन सब को खाया करते थे, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे आर्कियो बॉटनिस्ट हैं, उनको बहुत सारे ना फूड ग्रेन्स के रिमेन्स मिले, कुछ जले हुए मिले, कुछ टूटे फूटे मिले। अब कौन कौन से ग्रेन्स कंज्यूम किया करते थे, अगर आपसे कोई पूछते कि व्हाट वर द क्रॉप्स दैट वर कंज्यूम बाय हड़प्पन्स, तो आप बोल सकते हो सेफली कि वो वीट कंज्यूम किया करते थे, बार्ले कंज्यूम किया करते थे, लेंटिल्स कंज्यूम किया करते थे, चिकपी किया करते थे, एंड सीशम किया करते थे। वीट को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे क्या है, ये मोटे अनाज है, मतलब ये उन जगहों पर उगाए जाते हैं जहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है, ठीक है। राजस्थान जैसे एरिया में ये सारे के सारे उगाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात में आपको मिलेट्स देखने को मिला है, ओके। बट राइस जो है ना बहुत ही कम बार देखने को मिला है यहाँ पर, मतलब राइस प्रीडोमिनेटली यहाँ पर कंज्यूम नहीं किया जाता था, यहाँ पर वीट, बार्ले, लेंटिल्स और चिकपी कंज्यूम किया जाता था, ठीक है। अगर मैं जानवरों की बात करूँ तो जानवरों में डोमेस्टिक एनिमल्स भी मिले और जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके भी बोन रिमेन्स मिले, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में आर्कियोलॉजिस्ट डिफरेंस कैसे बताते हैं, ठीक है। तो आप इस बात पे बेटा सेफली ये कह सकते हो कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी एनाटमी मतलब बोन स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। उस बोन स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप गेस करके बता सकते हो दिस मस्ट हैव बीन अ वाइल्ड एनिमल और दैट मस्ट हैव बीन अ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है, जिसको हम पालते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे एनिमल्स थे जिसको उस टाइम पे पाला जाता था? सारे एनिमल्स जो आज के टाइम पे मिलते हैं वो सब नहीं मिलते थे, कुछ कुछ मिलते थे, जैसे कि कैटल हो गया, यानी कि आपकी गाय हो गई, शीप हो गई, गोट हो गई, बफेलो हो गई, एंड पिग्स, ठीक है। फिर आपके वाइल्ड एनिमल्स में कौन मिले हैं, हमें बोर मिला है, डियर मिला है, घड़ियाल मिला है, ठीक है। ये सारी की सारे हमें किसने बताया, हमें आर्कियोजूलॉजिस्ट ने बताया इन सब की खोज करके, ठीक है। बट इन सब के मिल जाने से एक बात अभी सिद्ध नहीं होती कि जो हड़प्पन्स थे उन वाइल्ड एनिमल का शिकार किया करते थे या फिर उनको यूज़ किया करते थे मीट ईटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, या फिर किसी और कम्युनिटी पे रिलाई करते थे वाइल्ड एनिमल्स का मीट देने के लिए। ये सारी बातें अभी भी कोई सेफली 100% श्योर होके बता नहीं पाया है, ठीक है। फिर अगर आगे बढ़ा जाए तो फिर यहाँ पर तो हो गया आपका कि हमें क्रॉप्स मिले, ठीक है। अगर क्रॉप्स मिले हैं तो क्रॉप्स उगाए भी जाते होंगे, ठीक है। हड़प्पा के यहाँ से हमें जितने भी एविडेंस मिले उन सब से हमें अभी तक ये इन सारे एविडेंस से हम कैसे बता सकते हैं कि हड़प्पन्स एग्रीकल्चर कैसे किया करते थे, उनकी एग्रीकल्चरल टेक्निक्स क्या हुआ करती थी। क्या वो मैदान में जाके डायरेक्टली बीजों को ऐसे फेंक दिया करते थे ताकि चारों बगल वो फैल जाए, या फिर वो प्लाउइंग करा करते थे। प्लाउइंग करने का मतलब क्या होता है, खेत को जोतना, ठीक है। मेड़े बनाई जाती है ना और उनके अंदर गड्ढे किए जाते हैं और उनके अंदर सीड्स को डाला जाता है। तो अभी हमें ये नहीं पता, बट कुछ एकाक ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ बातों को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, हमें टेराकोटा जितने भी टॉय मिले और स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ मिली, उसमें से एक मूर्ति किसकी थी, टेराकोटा बुल की थी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट कैसे पता करते हैं, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती है जो पुराने समय से आज के प्रेजेंट समय तक कैरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल साड़ी एक ऐसा इंडियन क्लोथिंग वेयर है जो आज औरतें पहनती हैं, ठीक है। बट साड़ी रीसेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, हड़प्पा के टाइम का कॉन्सेप्ट है। उस टाइम पे भी लोग कपड़े बस अपने तन पे लपेट लिया करते थे, उसी कॉन्सेप्ट से बोरो किया गया कि एक लंबा सा कपड़ा होगा जिसको तन पे लपेटा जाएगा। तो इस बात से हम पता कर सकते हैं कि जो साड़ी है ना वो इंडिया की हिस्ट्री में पक्का रहा होगा, क्योंकि हम आज भी इसको यूज़ करते हैं। उसी तरह आज भी हम खेतों में जुताई करने के लिए जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बुल का यूज़ किया करते हैं। उनके पीछे क्या किया जाता है, उनके पीछे ना एक वो बांध दिया जाता है, हल बांध दिया जाता है, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो पूरा खेत जुत जाता है, ठीक है। तो बुल्स मिले, ठीक है, एक एविडेंस हो गया। दूसरा, हमें टेराकोटा टॉय एक और मिला, किसका, वुडन प्लाव का,
ठीक है, हमें एक हल का टॉय मिला है जिसके बेसिस पे हम फिर से इस बात में और पक्का कह सकते हैं कि हाँ, वो प्लाउइंग तो पक्का करते थे, खेत की जुताई तो पक्का करते थे। इस बात में और 100% क्या नाम है सच्चाई डालने के लिए हमें ना पूरा का पूरा एक खेत मिल गया। कहाँ पर? कालीबंगन नाम की जगह में। ठीक है, कालीबंगन आज के टाइम पे कहाँ पर आता है? राजस्थान में आता है। कालीबंगन में जो खेत मिला है ना, उसमें सिर्फ सीधी सीधी ऐसे लाइंस नहीं है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हुई 2 लाइंस है। 2 लाइंस है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? मैं इतना ज़्यादा इस पे इतना जोर डाल के क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि गाइस, आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस रेवोल्यूशन के साथ साथ इस बात पे जोर डाला गया कि फार्मर्स को ना बेनिफिट होगा, अब वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर पाएंगे। ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होगा? वो ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए आपके पास ना इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से तो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकते। आपके पास इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब कुछ होना चाहिए। तो अगर हड़प्पन ही मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं तो मतलब उनके पास भी एडवांस टूल्स रहे होंगे, क्या पता। ठीक है, तो एक ये इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें टेराकोटा टॉय कहाँ पर मिले? हमें टेराकोटा टॉय मिले चोलिस्तान में, जो पाकिस्तान में है, और बनावली, जो कि हरियाणा में है। कौन कौन से टेराकोटा टॉय मिले? हमें बुल का एक स्कल्पचर मिला है, और हमें एक प्लाव का टॉय मिला है। ठीक है, और हमें पूरा का पूरा खेत कहाँ मिला? कालीबंगन में मिला। 3 बातें। ठीक है, चलो अब क्या हुआ? खेत तो मिल गया। अब खेत में आपने खेती करी, हार्वेस्ट भी तो करोगे ना। हार्वेस्टिंग के लिए टूल्स लगते हैं, आपने ऐसे एक टूल देखा होगा। ऐसा कोई टूल हड़प्पन्स के पास मिला क्या? ऑफ कोर्स मिला। ठीक है, बट क्वेश्चन ये आता है कि हड़प्पन्स जो थे वो स्टोन की ब्लेड्स यूज़ किया करते थे, या फिर स्टोन की ब्लेड्स को मेटल के हैंडल में फिक्स करके उसके बाद उस ब्लेड से काम किया करते थे। तो इसका भी हमें एविडेंस मिला है कि हाँ, वो स्टोन की ब्लेड भी यूज़ किया करते थे, और कभी कभार ब्लेड जो थी वो कॉपर जैसे मेटल की खुद की होती थी। ठीक है, ये ब्लेड्स ये हैंडल देख रहे हो, ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, अब हमारा खेत मिल गया, हार्वेस्टिंग के लिए टूल्स मिल गए, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पानी। पानी कहाँ से आ रहा है यहाँ पर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पन्स यूज्ड टू लिव इन अ सेमी एरिड रीजन, मतलब सूखे इलाके में रहा करते थे। सूखा इलाका यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, और पानी के लिए इक्का दुक्का रिवर, छोटी मोटी रिवर ही है आपके पास, और रिवर से भी पानी आप डायरेक्टली, रिवर आपके खेत में तो आ नहीं रही है। ठीक है, रिवर से पानी निकालने के लिए आपको उसका रास्ता अपनी तरफ मोड़ना पड़ेगा, उससे पतली पतली गलियाँ बनानी पड़ेंगी, आपको कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, राइट। तो ये कोई सुविधा थी क्या हड़प्पा में? तो इसका आंसर है येस, देयर यूज्ड टू बी कैनाल्स इन हड़प्पा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ साइट शोरतुगाई, एक साइट है शोरतुगाई, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, वहाँ पर हमें क्या मिला है? हमें कैनल्स मिले हैं, हमें क्या है, वो नालियाँ मिली है जिसके थ्रू नदी में से पानी लेकर खेतों में डाला जा सकता था। पंजाब और सिंध में कोई ऐसे कैनल्स नहीं मिले, बट आर्कियोलॉजिस्ट का कहना यह है कि मे भी ऐसा हुआ होगा, इतने सालों से वो कैनल्स जो होंगे ना, उसमें सिल्टिंग हो गई होगी, पानी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लाता है ना, तो वो सिल्टिंग हो गई होगी, वो कैनल्स जो हो गए होंगे बंद हो गए होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमें क्या हुआ? पहला कैनाल मिल गया, दूसरा हमें रिजर्वॉयर मिले। ठीक है, रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक टैंक होता है जो कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जिसमें आप रेन वाटर स्टोर कर लोगे। ठीक है, ये रिजर्वॉयर हमें कहाँ मिला है? धोलावीरा, एंड धोलावीरा इज इन गुजरात। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, दिस इज द रिजर्वॉयर आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज अ टैंक, ये एक टैंक है। ठीक है, जिसमें पानी स्टोर किया जा सकता। ठीक है, ये कहां पर है? इट इज इन गुजरात, धोलावीरा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि एग्रीकल्चर करने के लिए इनके पास टूल्स भी थे, और इनके पास इरिगेशन का सिस्टम भी था। चलिए, कुछ तो इन लोगों ने अपना ब्रेन इन्वेस्ट किया है, और क्या नाम है, और टाइम भी इन्वेस्ट किया है, और शायद उस टाइम की करेंसी भी लगी होगी एग्रीकल्चर को एक अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से चलाने में। तो पहला पॉइंट तो हमें मिल गया, जिससे हम ये सेफली कह सकते हैं कि हड़प्पा इंडीड वाज एन एडवांस सिविलाइजेशन। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है जो हड़प्पा को बहुत ही एडवांस बनाती है? तो वो है उसकी टाउन प्लानिंग। क्या है? टाउन प्लानिंग। ठीक है, आपके यहाँ पर एमसीडीज होती हैं। ठीक है, और एमसीडीज का काम क्या होता है?
टाउन्स की प्लानिंग करना, उनकी देखरेख करना, ग्राउंड्स की देखरेख करना, उसको अच्छे से रखना, स्ट्रीट्स की देखरेख करना, ठीक है। मतलब एक सिस्टम है ना जिसको जनरेट किया गया है ताकि टाउन्स को अच्छे शेप में रखा जा सके, पंचायत को रखा गया है ताकि गाँव को अच्छे शेप में रखा जा सके। एक सिस्टम है, एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो सिस्टम बना रही है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। उसी तरह हड़प्पा में क्या देखा गया, देखा ये गया कि पूरे की सारी हड़प्पन साइट्स में ना एक कॉमन तरीका है कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। वो कॉमन तरीका क्या है कंस्ट्रक्शन का, एक होगा अपर टाउन, एक होगा लोअर टाउन, ठीक है। ये जो अपर टाउन था वो ऊंचाई पे होता था और छोटा होता था, ठीक है, और जो लोअर टाउन होता था वो निचाई पे होता था और बड़ा होता था, ठीक है। अपर टाउन ऊंचाई पे होने का रीज़न ये था कि उसके नीचे ब्रिक्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर फिर टाउन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। दूसरा, इस अपर टाउन के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये वॉल्ड था। वॉल्ड मतलब चारों बगल से इस पर क्या कर रखा है, दीवारें बना रखी हैं। अब कोई भी इंसान अपने घर के आसपास दीवारें इसलिए बनाता है ताकि वो अपने घर को ना अलग कर सके बाकियों के घरों से, प्रोटेक्शन देने के लिए, बाकी चोर उचक्कों से, किसी भी चीज़ से, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली घर के अंदर आ जाओगे, आपको पहले मेरी बाउंड्री लांघनी पड़ेगी, ठीक है। माई होम इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल दी अदर स्ट्रीट्स और ऑल दी अदर हाउसेज। तो इसका मतलब तो ये है ना, और ये काम कौन करवा सकता है, पैसे वाले लोग ही करवा सकते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो अपर टाउन था, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिटाडेल, क्या बोलते हैं, सिटाडेल। अपर टाउन अगर उसके चारों बगल मतलब वॉल्स बना रखी हैं तो मस्ट भी ऐसा होता होगा कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहा करती होगी, या फिर ऐसी बिल्डिंग्स होगी जो कि इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ हुआ करती होगी। उसी जगह लोअर टाउन के आसपास तो कोई ऐसी वॉल्स नहीं बना रखी है, ठीक है। इसका मतलब ये था यहाँ पर कॉमन लोग रहा करते होंगे, ठीक है। आप इस मैप में भी देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी। मैंने बोला कि सिटाडेल के नीचे ना क्या होता था, एक प्लेटफॉर्म होता था, ठीक है, प्लेटफॉर्म होता था, और उसके बाद उसके ऊपर ना एक सिटी बनाई जाती थी और उसके चारों बगल वॉल्स बना दी जाती थी। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब तो यही हो सकता है ना कि किसी ने प्लान किया कि पहले हम एक प्लेटफॉर्म बना देंगे और उसके बाद ना किसी स्पेसिफिक साइट पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और उसके बाद चारों बगल वॉल बना दी जाएगी। यानी कोई तो सेंट्रल अथॉरिटी है ना जो प्लान कर रही है, ठीक है। एक तो ये एविडेंस हो गया कि सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर प्लानिंग के थ्रू चला करती थी। दूसरा, प्लानिंग का यहाँ पर एविडेंस ये था कि जिन ईंटों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो ऐसी वैसी कोई ईंटें नहीं थी कि मड की ईंटें बना दी, गंदी मतलब गंदी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी ढह जाने वाली मड ईंटें बना दी है, बट नहीं, वो बेक्ड ब्रिक्स हुआ करती थी, ठीक है। मतलब आग में अच्छे से सेक कर उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था और उनका एक फिक्स रेशो हुआ करता था, मतलब लेंथ और ब्रेथ का एक फिक्स रेशो हुआ करता था। आज की ईंटों से 4 गुना बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई तो सिस्टम है ना जिसने स्टैब्लिश हो रखा है कि ईंटें ऐसी बनेंगी, सिटाडेल ऐसा बनेगा, लोअर टाउन ऐसा बनेगा। कोई तो ऐसी बात है ना कि सेंट्रल प्लानिंग चल रही है। तो दिस इज़ द साइन कि वो जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है। लोग जो थे वो अलग अलग आइसोलेटेड होके नहीं जी रहे थे, बट वो एक सोसाइटी बना के जी रहे थे जिसमें कोई तो है उनके लिए फैसले ले रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ड्रेन्स की बात कर लूँ तो आप इस मैप को ना एक बार ध्यान से देखो। आप क्या देख सकते हो, इस लोकेलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा और साफ है। देखिए, ये जो बीच में आपको मोटी सी रोड दिख रही है, ये रोड है, क्या है ये, रोड, ठीक है। यहाँ पर सेटलमेंट है और सेटलमेंट के बीच में क्या आती है, स्ट्रीट आती है। तो ये देखिए, स्ट्रीट, रोड, रोड, स्ट्रीट। स्ट्रीट जो है रोड को 90 डिग्री के एंगल पे काट रही है, ठीक है। ये कोइंसिडेंस है क्या कि हमने तो घर बना लिए थे बट बाद में देखा अरे ये तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया। नहीं, अगर कोइंसिडेंस होता तो एक ही बार होता ना, यहाँ पर दूसरी बार कैसे हो रहा है। ये देखिए, रोड, रोड और सारी की सारी स्ट्रीट्स जो है ना, इनको 90 डिग्री पे काट रही हैं,
इसका मतलब तो यही है ना कि पहले क्या किया जाता था, स्ट्रीट्स बना ली जाती थी और उन स्ट्रीट्स के बगल में ड्रेन्स बना लिए जाते थे, ठीक है, और ये ड्रेन्स बाद में जाके क्या होता था, मेन रोड से कनेक्ट कर दी जाती थी और उसके बाद यहाँ पर हाउस कंस्ट्रक्शन होता था, ताकि हर घर का ना एक वॉल जो है वो ड्रेन से अटैच्ड हो, ताकि उनके घर से जो भी वेस्ट निकलेगा वो ड्रेन के अंदर जाएगा और इस स्ट्रीट से होते होते मेन रोड की तरफ पोर्ट होल होगा, वहाँ जाएगा और फिर पोर्ट होल से होते होते मेन ट्रेंच की तरफ डाल दिया जाएगा। दिस इज़ द ट्रेंच। तो ये क्या है, ये एक प्लान्ड सोसाइटी का ही तो निशानी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिक्स रेशो था ब्रिक्स का, ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन से पहले, उसके बाद स्ट्रीट्स और रोड जो है एक दूसरे को ग्रिड 90 डिग्री पे काट रही है, मतलब वो किस पैटर्न में बनी हुई है, ग्रिड पैटर्न में बनी हुई है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स आउट कि येस दिस वाज अ प्लान्ड सिस्टम्स। अगर सिटाडल्स की मैं बात करूँ तो हमने क्या देखा, सिटाडल प्लेटफॉर्म पे होते थे और वॉल्ड होते थे, ठीक है, बट एक सिटी है जहाँ पर ना सिटाडल वॉल्ड नहीं थे, ठीक है, वो कौन सा है, लोथाल। लोथाल में जो सिटाडल थे ना वो वॉल नहीं था, बट उसकी हाइट वैसी की वैसी थी, ठीक है। कुछ कुछ सिटीज़ में फॉर एग्जांपल ढोलावीरा में क्या था, वहाँ पर पूरी की पूरी जो सिटी थी ना वो पूरी की पूरी, लोअर टाउन और आपका जो अपर टाउन था सिटाडल, वो पूरा का पूरा एक साथ वॉल था और उसके अंदर वॉल्स थी, मतलब अंदर भी डिफ्रेंसिएशन किया हुआ था, ये से हिस्सा अलग है, वो हिस्सा अलग है, वो हिस्सा अलग है, ठीक है, डिस्टिंक्शन मार्क करने के लिए, यानी मे बी वो रिच हुआ करते होंगे, ये सोसाइटी अलग होगी, ये सारी की सारी बातें, ठीक है। ये तो हमने बात करी एक जनरल कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता था। अब थोड़ा और पर्सनल हो जाते हैं और अब ये जानते हैं कि वहाँ पर डोमेस्टिकली मतलब घरों का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता था, ठीक है। हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे मोहेंजोदारो की। किसकी, मोहेंजोदारो की, ठीक है। मोहेंजोदारो में जितनी भी हमें बिल्डिंग्स मिली है वो मोस्टली क्या है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। अब रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होती है, हमने देखा है मल्टी स्टोरी टावर्स होते हैं जिसके अंदर फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स का खुद का अपना बाथरूम किचन होता है। तो आप रह तो एक बिल्डिंग में रहे हो बट सेपरेटली अपनी फैमिली को लेके अपने फ्लैट में रह रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, ठीक है। उसी तरह मोहेंजोदारो में जो हमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर मिले हैं वो भी रेजिडेंशियल हुआ करते थे, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग घर थे, ठीक है। उसमें क्या था, उन सब में सारे के सारे बातों में एक चीज़ कॉमन हुआ करती थी कि सारी बिल्डिंग्स में एक बरामदा हुआ करता था, कोर्ट यार्ड हुआ करता था, ठीक है। जिस कोर्ट यार्ड को बोला जा रहा है मे बी ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा, ठीक है, या फिर गर्मी के टाइम पे लोग यहाँ पर निकल के अपने अपने घरों से खाना वाना बनाया करते होंगे, खेला कूदा करते होंगे, ठीक है, मे बी ये हुआ करता था। दूसरा प्लानिंग का क्या है इसका, ये है कि हर घर के पास अपना एक सेपरेट बाथरूम हुआ करता था, ठीक है, अपना खुद का बाथरूम हुआ करता था। फिर जितने भी घर थे उनमें प्रिवेसी का बहुत ध्यान रखा गया है। प्रिवेसी कैसे, कोई भी इंसान बाहर से अंदर ना झांक सके, इसलिए आप कहीं पर भी विंडो नहीं देखोगे। लोअर मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी बिल्डिंग होती थी उसमें विंडोज़ नहीं होती थी, नो विंडो, नो विंडो, कहीं पर दिख रही है, कोई विंडो नहीं है, ठीक है। तो कोर्टयार्ड है, ठीक है, बाथरूम सेपरेट है, विंडोज़ नहीं है, और तीसरा क्या था, प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए कि जब भी क्या होता है अगर आपके घर के बाहर से कोई गुजरे तो आपका बरामदा दिख जाता होगा, मे बी शायद से ऐसा होता होगा, बट यहाँ पर क्या ध्यान रखा गया है कि बाहर से गुजरने वाले को डायरेक्टली बरामदा नहीं दिखेगा, कोर्टयार्ड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, प्रिवेसी का ख्याल रखते हो गया, ठीक है। अब ये लोग बड़े सोशल हुआ करते थे। सोशल होने का मतलब क्या, ये अपना ख्याल तो रखते थे बट इनके दिमाग में ये भी था कि सोसाइटी की तरफ भी कुछ हमारे वो हैं जिम्मेदारियां हैं। तो कुछ कुछ घरों में क्या हुआ करते थे, अपने खुद के वेल्स हुआ करते थे, कुआं हुआ करते थे, ठीक है। अब इन कुएं को कुछ इस तरह बनाया जाता था कि अंदर रहने वालों के लिए तो ये एक्सेसिबल होगा ही होगा, बट बाहर से जो गुजर रहा है वो भी इससे पानी पी सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ना सोसाइटी की फॉर्मेशन। फिर कुछ कुछ घरों में अपने स्टेयरकेस हुआ करते थे। ये स्टेयरकेस इस बात की निशानी है कि ऊपर एक और मंजिल रही होगी, ठीक है, जहाँ पर ये लोग रहने जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेयरकेस थे, यहाँ पर विंडोज़ नहीं थी, यहाँ पर क्या था, कोर्टयार्ड हुआ करता था और वेल्स हुआ करते थे, और सारे घरों से ड्रेन्स जो थे वो दीवार के सहारे होते होते मेन ड्रेन के अंदर निकल जाते थे, ठीक है। ये तो था मोहेंजोदारो के बारे में, ठीक है। और मैंने आपको लोअर टाउन के बारे में बताया, ये सब किसके बारे में बताया, लोअर टाउन के बारे में। दिस वाज लोअर टाउन। अब हम बात करेंगे अपर टाउन के बारे में, ठीक है, जिसको हम सिटाडल भी
या फिर सिटाडेल ही कहते थे, सिटाडेल भी नहीं, सिटाडेल ही कहते थे, ठीक है। अब सिटाडेल को हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मे बी ये बहुत ही ज़्यादा अमीरों की सिटी रहा करती होगी, या फिर यहाँ पर कोई स्पेशल पर्पज़ के ही काम हुआ करते होंगे, क्योंकि यहाँ के स्ट्रक्चर्स ऐसे थे, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर हमें मिले हैं? हमें यहाँ पर एक वेयर हाउस मिला है, यहाँ पर लोग स्टोरेज के लिए यूज़ किया करते होंगे। आप मैप में देख सकते हो, दिस इज़ द वेयर हाउस। देखो कितने सारे कमरे हैं ना। यहाँ पर हमें क्या मिला है? वेयर हाउस मिला है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मिला था जिसका नीचे का पार्ट तो रह गया, बट ऊपर का पार्ट जो है वो शायद गायब है, शायद से डिके हो गया होगा, वुड का बना होगा, नीचे ईंटों का बना था, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमें क्या मिला? मोहनजोदारो के सिटाडेल में हमें मिला द ग्रेट बाथ, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं समझ में आएगा, बट ग्रेट बाथ कुछ इस तरह से था। यहाँ पर बना देती हूँ, मे बी दिस इज़ द ग्रेट बाथ, ठीक है। 2 स्टेयरकेस अंदर की तरफ जा रहे हैं, चारों बगल क्या है? कोर्टयार्ड है, ठीक है। 3 साइड से यहाँ पर कमरे थे, ठीक है। नॉर्थ की तरफ क्या था? एक और बिल्डिंग थी जिसके अंदर 8 बाथरूम थे, ठीक है। और ये सारे के सारे ड्रेन से कनेक्टेड थे, और ड्रेन से कनेक्ट होके ये कहाँ निकल जाते हैं? मेन ड्रेन की तरफ चले जाते हैं। उसी तरह जब हम ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो ग्रेट बाथ जो था ना, एक स्विमिंग पूल ही समझ लेते हैं इसको। इसमें मे बी सेरेमनीज परफॉर्म की जाती होंगी, कोई ना कोई विसर्जन परफॉर्म किया जाता होगा, ठीक है। इसको वाटर टाइट बनाया गया है, ठीक है। हमें ये पता है कि जिप्सम जो होता है, अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी ध्यान से पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा कि जो जिप्सम होता है ना, वो नॉन पोरस होता है। क्या होता है? नॉन पोरस। वो अपने थ्रू वाटर को नहीं जाने देता। इसीलिए ये लोग जब भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनाया करते थे जिसमें ये लोग पानी स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ना ये जिप्सम प्लस मोर्टार, वो जो लिक्विड कोल नहीं आता है, उसको मिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम पे लगा दिया करते थे। इससे क्या होगा? पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आपने 6 की हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो ग्रेट बात है ना, उसके ईंटें लगाने का पैटर्न ही बहुत डिफरेंट था। वो कुछ ऐसे डकटेल मैनर में लगा हुआ था, ऐसे ऐसे नहीं लगा था, बट ऐसे ऐसे करके लगा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा। फिर इसमें जो पानी था वो डायरेक्टली जब भी बाहर निकालना होता था तो एक ड्रेन के सहारे वो नॉर्थ की तरफ से निकाल दिया जाता था। आप इस बिल्डिंग में देख सकते हो, ये देखिए ड्रेन है पूरा का पूरा, और ये यहाँ से निकल के यहाँ बाहर की तरफ ट्रेंच में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि कितनी ज़्यादा, मतलब एकदम आर्किटेक्ट्स जिस तरह से सिटी को प्लान करके नहीं बनाते हैं, उसी तरह से हड़प्पन्स ने भी अपनी सिटी को बना रखा था, ठीक है। दे कंस्ट्रक्टेड द सिटी विद अ प्लान, नॉट लाइक कि कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहीं भी खड़ी कर दी है और जी रहे हैं, नहीं, एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। आप देख सकते हो मेन स्ट्रीट है, वो 90 डिग्री के एंगल पे रोड से कनेक्ट हो जाएगी, फिर ट्रेंच होगा, सब कुछ कितना स्ट्रक्चर्ड लग रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बसी हुई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही दिख रही होंगी, कोई भी कर्व भी कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने पता किया कि हड़प्पन्स का मतलब क्या क्या उनकी हैबिट्स थी जो उनको एडवांस बनाती थी, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखा है। अब हम सोसाइटल फैसेट पे भी कुछ देखेंगे, मतलब सोशली यहाँ पर क्या हालचाल थे, क्या यहाँ पर डिस्पैरिटी थी रिच और पुअर में, ठीक है, या फिर क्लास वाइज कोई डिफ्रेंसिएशन था, हायर अपर लोअर ऐसा कुछ था। ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी? इनके यहाँ के बरियल्स को देख के, ठीक है। बरियल्स यानी कि क्या, किस तरह से मरे हुए लोगों को मतलब उनकी बॉडी को दफनाया जाता था या जलाया जाता था। इन सारी बातों को देख के हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सोशल डिफ्रेंसिएशन थे कि नहीं थे, ठीक है। आपने अगर कभी इजिप्शियंस के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, तो आपको ये पता होगा वहाँ पर पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड्स के अंदर ममीज़ होती हैं। ममीज़ को क्या किया जाता है? उन ममीज़ में जो राजा महाराजा थे उनको जब दफनाया जाता था उनके कॉफिन्स के अंदर, तो बहुत सारे ना उनके खजाने के पीसेस रख दिए जाते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, और ये सारा का सारा सामान जो है ना, वो राजा को या फिर उस इंसान को, अगर वो रिच होगा और उसके पास सामान होगा तो उसको मरने के बाद काम आएगा। वो लोग आफ्टर लाइफ में भरोसा किया करते थे, ठीक है। क्या ये सारी बातें हड़प्पन्स भी मतलब अपनी सिविलाइजेशन में अप्लाई करते थे? आइए देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जानने की बात है कि हमारे यहाँ यानी कि हड़प्पन्स के यहाँ पर डेड्स को पिट में दफनाया जाता था, मतलब गड्ढों में, ठीक है। जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। और किसमें? गड्ढों में। कभी कभार तो ऐसा भी मिला है कि कुछ कुछ गड्ढों पे ना पहले ईंटों से लेयरिंग की जाती थी, और उसके बाद ना
डेड्स को इसमें डाला जाता था। ये ईंटों से लेयरिंग करने का मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो पैसे वाला होगा वो इन ईंटों को अफोर्ड कर सकता हो, इसलिए उसको मतलब उसको उसकी शान दिखाने के लिए इतना ज़्यादा लेयरिंग किया हो। तो एक तो ये डिफ्रेंसिएशन का तरीका हो गया, ठीक है। कभी कभार हमें क्या होता था, उन कब्रों में बहुत सारा सामान मिलता था, जैसे कि आप ये कॉपर मिरर देख सकते हैं, ये भी मिला है कहीं ना कहीं से, ठीक है। एक तो कब्र ऐसी थी जिसके अंदर हमें क्या मिला है, 3 3 शेल रिंग्स मिली है, जैस्पर मिला है, ठीक है। जैस्पर मतलब एक सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, वो मिला है, ठीक है। एक बीड मिला है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स मिले, ठीक है। एक मतलब, और ये जो माइक्रो बीड्स थे वो क्या थे, वो जिस इंसान को दफनाया गया था वो मेल था, उसके सर के पास रखे हुए थे। यानी इस बात से तो हम ये इन्फर कर सकते हैं ना कि पहले आदमी लोग भी ज्वेलरी पहना करते थे, आज भी पहनते हैं बट उस टाइम पे ज़्यादा पहना करते थे, ठीक है। एक तो ये इन्फर कर सकते हैं। बट ऑल इन ऑल देखा जाए तो हड़प्पा के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि हमारे यहाँ पर मरे हुए लोगों को प्रीशियस थिंग्स के साथ दफनाने का कोई ज़्यादा आइडिया प्रीडोमिनेंट नहीं था, ठीक है। हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा था कि मरने के बाद ये सारी बातें इनके काम आएंगी, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब किसी भी समाज में सोशल डिफरेंसेस बताने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो उस समाज में यूज़ किए जाने वाले आर्टिफैक्ट्स को देख के बताया जा सकता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स कहने का मतलब क्या है, रिच और पुअर यानी कि अमीरों और गरीबों के घर में यूज़ होने वाली चीज़ों में इसेंशियली डिफरेंस होता है, राइट। कहीं पर बोलते हैं कि चांदी के चम्मच में खा रहे हैं, कहीं पर लोग बोलते हैं कि स्टील के प्लेट में भी खाने का क्या नाम है, उनके पास पैसा नहीं था। तो ऑफ कोर्स ही बात है ना कि रिच के सिंस उनके पास ज़्यादा मनी है तो वो ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उनके यहाँ के जो सामान होंगे वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे, मे बी शो पर्पसेस के लिए, मे बी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए, ये सब बातें हैं। बट ये सब बातें जो है वो एक पुअर फिगर नहीं करेगा, ठीक है। इन सब बातों के बारे में नहीं सोचेगा, उसको ईजिली जो सामान अवेलेबल हो जाए वो उसमें खाएगा, राइट। तो फिर जितने भी हमें आर्टिफैक्ट्स हड़प्पा से मिले हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, 2 तरह के सामानों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक वो सामान जिनको यूटिलिटेरियन कहा जा सकता है, और एक वो सामान जिसको लग्जरी कहा जा सकता है, ठीक है। यूटिलिटेरियन सामान क्या होते थे, यूटिलिटेरियन मतलब वो सामान जो रोजमर्रा की लाइफ में यूज किया जाता था, जैसे कि कोई पॉटरी हो गई, ठीक है, या फिर आपका सैडल एंड क्वन हो गया। सैडल मतलब क्या होता है, सिलबट्टा होता है ना, मतलब एक पत्थर की मोटी सी प्लेट होती है और उसके ऊपर एक कूटने के लिए कुटनी होती है जिसकी मदद से चटनी या फिर प्यूरी बनाई जाती है, राइट। तो एक ये हो गया, तो ये क्या है, रोजमर्रा के सामान है। उस जगह लग्जूरियस सामान कौन से सामान होते थे, ऐसे सामान, मतलब इन सामानों को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर कोई सामान है जो कि बहुत ही प्रीशियस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, ऐसा मटेरियल जो रेयरली मिलता है, फॉर एग्जांपल गोल्ड वाज नॉट अवेलेबल इन all the sites of Harappa, right? It was available only in few sites, like हड़प्पा में गोल्ड जो था वो कर्नाटका से मंगवाया जाता था। तो अगर कोई सामान गोल्ड से बना है तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या नाम है, रेयर हो गया। दूसरा, अगर वो जो सामान है वो नॉन लोकल है, नॉन लोकल होने का मतलब क्या होता है कि ये जो सामान है ना, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है उस सामान का, वहाँ नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर चानूदारों में बर्तन का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, बट जो बर्तन है वो बना हुआ है किस चीज़ का, मान लीजिए वो स्टीटाइट का बना हुआ है, ठीक है, या फिर किसी और भी सब्जेक्ट का मान लीजिए, या फिर मान लीजिए वो लैपिस लजूली का नाम बना हुआ है। लैपिस लजूली एक बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस पत्थर होता है, ठीक है, उस पत्थर का मैं बर्तन बनवा रही हूँ। बट ये जो पत्थर है वो चानूदारों में तो नहीं मिलता, ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये हमें पता है अफगानिस्तान में मिलता है। तो अगर मैं अफगानिस्तान से यहाँ पर इस सामान को मंगवाऊंगी तो फॉर श्योर ये सामान क्या होगा, कॉस्टली होगा, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा, लग्जोरियस में आ जाएगा। तो ऐसे सामान जो रेयरली मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद वो नॉन लोकल मटेरियल से बने होते हैं, वो कॉस्टली होते हैं, ठीक है, या फिर उनको बनाने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो। फॉर एग्जांपल आप ये साइड में जो पॉट देख रहे हैं ये एक फेयांस पॉट है। फेयांस क्या होता है, फेयांस बेसिकली एक मिश्रण होता है, ठीक है। मिश्रण किस चीज़ का होता है, सैंड का मिक्सचर होता है, सिलिका का मिक्सचर होता है, मतलब सैंड, सिलिका, गम, इन तीनों को आप मिला दीजिए और उसके बाद बेक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो मटेरियल बनेगा वो उसको बोलते हैं फेयांस। फेयांस में इतने सारे मिक्सचर हो रहे हैं और उसके बाद किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे इसको बेक करना, इतनी सारी टेक्नोलॉजी लग रही है। तो ऑफ कोर्स है ना कि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी लगाने का मतलब सीधा बात है, ये कॉस्टली होगा, ठीक है। तो ये जो मटेरियल था ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हुआ करता था। इसके हमें पॉट्स मिले हैं, राइट। उसके बाद क्या था,
उसके बाद ये है, आपके सामने एक प्रॉब्लम रखी गई है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि चलिए मान लीजिए अभी तो हमने सीधे सीधे जाके क्लासिफिकेशन कर दिया कि कुछ सामान जो थे वो लग्जूरियस होते थे और कुछ सामान जो थे वो यूटिलिटेरियन होते थे। यूटिलिटेरियन सामान जो थे वो बहुत ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों से बने होते थे, क्ले, पत्थर, इन सब से बने होते थे, ठीक है। बट जो लग्जूरियस सामान होते थे वो ऐसे सामानों से बने होते थे जो कि नॉन लोकल थे, आसानी से नहीं मिलते थे, इसलिए वो कॉस्टली हुआ करते थे। बट उन सामानों का क्या जो कि यूटिलिटेरियन थे बट एक्चुअली में कॉस्टली मटेरियल से बने हुए थे। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ साइट्स पे ना स्पिंडल होल मिले हुए हैं। स्पिंडल होल क्या होते हैं? बेसिकली एक डंडी टाइप होती है जिस पे आप धागा लपेटते हो, चरखा टाइप होता है, ठीक है। इस पे धागा लपेट के आप टेक्सटाइल यानी कपड़ों का निर्माण करते हो, ठीक है। तो ये क्या है, उस टाइम पे हमारे यहाँ पर हर घर में चरखा होना एक आम बात थी, लोग पहले चरखे पे ही काम किया करते थे, ठीक है। बट अब क्या है, ये भी ना किस चीज़ का बना हुआ है? रेयर मटेरियल फेयांस का बना हुआ हमें मिला एक जगह पे। तो इससे हम क्या डिसाइफर कर सकते हैं? इससे तो हम यही डिसाइफर कर सकते हैं ना कि शौक बड़ी चीज़ है, पक्का किसी रिच इंसान ने इसे खरीदा होगा और इसे जानबूझ के किसी बहुत ही प्रीशियस मटेरियल का बनाया होगा, ठीक है। होते हैं ना रिच लोगों के शौक होते हैं कि वो लोग कोई भी नॉर्मल सामान को भी, फॉर एग्जांपल प्लेट भी ले रहे हैं तो प्लेट चांदी की ले रहे हैं, चांदी की प्लेट में खाएंगे, ठीक है। तो ये वही बात हो गई ना। तो दिस मे बी काउंटेड एज अ लग्जोरियस एंटिटी, राइट। फिर क्या था, दूसरी बात जो जानने वाली ये है वो ये है कि ये जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते थे ना जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल मटेरियल से बने होते थे, वो कभी भी हड़प्पा की किसी भी छोटी मोटी साइट पे नहीं मिले, ठीक है। यानी आप मान लो कि कालीबंगन में आपको सोने का कोई चीज़ मिल गया हो या फिर आपको लोथाल में कोई फेयांस की चीज़ मिल गई हो, तो ऐसा नहीं था। हमेशा लग्जोरियस चीज़ों से, वैल्यूएबल चीज़ों से बनी हुए सामान जो थे वो बड़ी बड़ी साइट्स में मिलते थे। फॉर एग्जांपल मोहनजोदारो में मिला है, हड़प्पा में मिला है, ठीक है। और इनके बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली वो ये है कि वो हमेशा ना जब भी कोई प्रीशियस मेटल यहाँ पर मिलता है या फिर प्रीशियस मेटल से बने सामान इन साइट्स पे मिलते, तो वो किस में पाए जाते? होर्ड्स में पाए जाते। होर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, होर्ड्स का मतलब बेसिकली होता है एकत्रित करके रखा गया सामान, मतलब जमा करके रखा हुआ सामान। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बहुत सारी चॉकलेट्स हो, ठीक है, आप एक साथ सारी चॉकलेट्स तो खा नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? जमा कर लेते हो, धीरे धीरे करके खाऊंगा, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास सोना है, ठीक है, सोने की क्या है? अशर्फी है, कॉइन्स हैं। अभी तो आप सारा यूज़ कर नहीं लोगे, तो आप क्या कर सकते हो? एक पॉट में सारा रख दिया और उसको कहीं पर छुपा के रख दिया, ठीक है। उस पॉट के बारे में सिर्फ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। मे बी अगर आपको उसको वापस से यूज़ करने का मौका नहीं मिलता है तो वो राज भी आपके साथ चला जाएगा और आप वो पॉट वही का वही पड़ा रहेगा। बाद में जाके अगर कोई खुदाई करता है तो उसको अगर वो पॉट मिल जाए तो इट बिकम्स अ ट्रेजर, राइट। तो बोला ये जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी साइट्स में जो भी प्रेशियस मेटल मिलते थे वो गट्ठर में मिलते थे, मतलब एकत्रित करे हुए किसी मटके में लोगों ने छुपा के रखे होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है ये होता है कि मे बी उन मटकों में ये सारे सामान किसने रखे हों? ज्वेलरी मेकर्स ने रखे हों, ठीक है, मेटल वर्कर्स ने रखे हों। उन्होंने ये सोचा होगा कि बाद में इसी को यूज़ करके सामान बना लेंगे, ठीक है, बट ये वहीं पर दफन रह गए और इन्हें कोई निकाल नहीं पाया। ओके, सो दिस वाज इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जो हम टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो आपको ये बोला जा रहा है कि लोकेट चानहुदारो, ठीक है। आप जिस तरह से मैप नंबर 1 में इसको देख सकते हैं, तो चानहुदारो हमें कहाँ दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि चानहुदारो कम्स इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। आज के टाइम पे वो कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में आता है, ठीक है। अब देखिए, एक और बात देखने वाली ये है कि चानहुदारो, ढोलावीरा, नागेश्वर, ठीक है, लोथाल, इन सारी साइट्स के नाम आप दिमाग में रखें एक बार के लिए, क्योंकि आगे जाके हमें बहुत काम पड़ने वाला है। एक और बात जो मैं इस बारे में आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ वो ये है कि ये सारे के सारे साइट्स जो है ना, वो सारे के सारे क्या है? कोस्टल टाउन्स है, मतलब कोस्ट के पास है, ठीक है। इन सब साइट्स को एक बार देख लीजिए कि किस तरह से ये सारी की सारी साइट्स नियर बाय कोस्ट हैं, ठीक है। अगर कोई कोस्ट नहीं तो रिवर लाइन के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। अभी बातें क्यों मैं ध्यान में दिलवा रही हूँ ये आपको आगे चल के पता चलेगा। एक बार आगे चलते हैं, ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ। तो जिस तरह से आपको कहा गया कि चानहुदारो को लोकेट करिए ना, व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट चानहुदारो? चानहुदारो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, जब इस साइट को स्टडी किया गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा तो पता चलता है कि ये जो साइट है वो एक फैक्ट्री साइट है। क्या है वो? एक फैक्ट्री साइट।
ठीक है, आप इसको फैक्ट्री साइट कह लीजिए या तो इसको प्रोडक्शन साइट कह लीजिए, एवरीथिंग अमाउंट्स टू द सेम वैल्यू। ठीक है, फैक्ट्री साइट किसी भी जगह को तब कहा जाता है जब वहाँ पर ना जिस चीज़ की फैक्ट्रीज को बताया जा रहा है उसका रॉ मटेरियल मिला हो, वो चीज़ एज वेस्ट प्रोडक्ट मिली हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो हमें चांद उदारों में क्या क्या मिलता है, हमें चांद उदारों में बीड्स मिलते हैं। ठीक है, शेल कटिंग की फैक्ट्री मिलती है, मेटल वर्किंग की फैक्ट्री मिलती है, सील मेकिंग की फैक्ट्री मिलती है, वेट मेकिंग की फैक्ट्री मिलती है। अब फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मिली है, ऐसे ऐसे एरिया मिले हैं जहाँ पर ना शायद से, अगर मैं बीड्स की बात करूँ तो बीड्स बहुत सारे मिले होंगे, बीड्स के ना स्क्रेपिंग्स पड़े होंगे, मतलब उनको छील छील के जो साइड में बच जाता है वो पड़ा होगा, टूटे फूटे बीड्स मिले होंगे। ठीक है, अगर मैं मेटल वर्किंग की बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है सोना पड़ा हो, ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े सोने के पत्थर पड़े होंगे यहाँ पर, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि सोने, थोड़ा बहुत सोना यहाँ पर मिला हो एज वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्योंकि सोने का यहाँ पर काम होता था, उसको यूज़ करके कोई ना कोई चीज़ बनाई जाती थी, तो एज वेस्ट यहाँ पर कुछ ना कुछ सोने का पड़ा होगा, जिसको देख के ये कहा जा सकता है कि चांद हुदारों में पक्का मेटल वर्किंग फैक्ट्री रही होगी। ठीक है, फिर अगर यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली है तो फॉर श्योर इन सब के रॉ मटेरियल भी मिले होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बीड की बात करूँ तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना ये है कि बीड्स जो होते हैं ना उनको बनाने में अलग अलग तरह के पत्थर लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक पत्थर आता है जिसका नाम है कार्नीलियन। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा रेड कलर का पत्थर होता है। फिर एक पत्थर आता है जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट। ठीक है, मेटल वर्किंग की बात करूँ तो मेटल वर्किंग के नाम पे हमें अलग अलग मेटल्स मिले हैं, यहाँ पर कॉपर मिला, हमें ब्रोंज मिला, यहाँ पर गोल्ड मिला। जब कॉपर, ब्रोंज और गोल्ड की यहाँ पर माइन नहीं है, यहाँ पर उसकी खदान नहीं है, तो ये मेटल आ कहाँ से रहा है, क्यों यहाँ पर पड़ा हुआ है? तो फॉर श्योर यहाँ पर उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ काम होता होगा इन सारे मेटल्स को यूज़ करके। हमें यहाँ पर शेल मिला है, हमें यहाँ पर फेयांस मिला है, हमें यहाँ टेराकोटा मिला है। ठीक है, हमें यहाँ पर जली हुई गीली मिट्टी मिली है, ये सारी की सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि जब हम बीड मेकिंग की ही बात कर रहे हैं तो हमें क्या पता चला कि वो अलग अलग पत्थरों से बनाई जाती थी। कभी कभार तो एक ही पत्थर से बीड को बना दिया जाता था, बट कभी कभार क्या होता था, अलग अलग पत्थरों को यूज़ करके एक साथ पेस्ट करके एक बीड को बनाया जाता था। कभी इन बीड्स पे हाथ से अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाए जाते थे। तो कभी कभार क्या होता था, इन्हीं बीड्स पर नक्काशी करके कुछ ना कुछ गड़ा गड़ा के पैटर्न्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, अलग अलग शेप्स के बीड्स मिलते थे। तो दिस इज सिलेंड्रिकल बीड, ये माइक्रो बीड है। और बीड्स का यूज़ किस लिए हो रहा है, बीड्स का यूज़ हो रहा है किसके लिए, ज्वेलरी मेकिंग के लिए। ये जो बीड आप देख रहे हो ये डिस्क शेप बीड है, डिस्क शेप्ड बीड। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने बोला कि स्टीटाइट से भी ना बीड बनते हैं, क्या बनते हैं, बीड बनते हैं। अब स्टीटाइट को ही क्यों बीड बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है? स्टीटाइट एक सॉफ्ट पत्थर होता है, ऐसा नहीं है आप हाथ रखोगे तो नीचे की तरफ टूट जाएगा, नहीं, बट वो ऐसा पत्थर होता है जिसको आप काट के ना आसानी से अलग अलग शेप दे सकते हो। तो कभी कभार इसी पत्थर को शेप दे के कुछ बीड बनाए जाते थे। ठीक है, डिस्क बना दिया या कुछ और बना दिया। बट कभी कभार क्या होता था, स्टीटाइट का ना पेस्ट बना लिया जाता था, पाउडर बना लिया जाता था। उस पाउडर को कुछ ना कुछ अलग अलग शेप में मढ़ के बीड्स बना दी जाती थी। ठीक है, उसी तरह जब मैंने बात करी कार्नीलियन नाम का पत्थर होता है, मैंने बोला था ये पत्थर जो होता है रेड कलर का होता है, बट आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली में ये जो पत्थर होता है वो रेड कलर का नहीं होता। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ कार्नीलियन। ठीक है, रियल में ये पत्थर जो होता है वो रेड कलर का नहीं होता, ये पत्थर एक्चुअली में येलो कलर का होता है। ठीक है, इसको किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और किसी स्पेसिफिक टाइम पे अगर हीट किया जाए तो इस तरह का ब्यूटीफुल रेड कलर बन सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब तो ये है ना कि जो हड़प्पन्स थे उनके पास एक अलग ही लेवल की ज्वेलरी मेकिंग की नॉलेज थी। ठीक है, उनको ये पता था कि किस टेम्परेचर पे कितनी देर हीट करने पे अलग अलग तरह के बीड्स बनाए जा सकते हैं, अलग अलग तरह के कलर्स बनाए जा सकते हैं। तो मतलब अपने आर्ट में यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, हमें मास्टरी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है, मास्टरी दिखाई दे रही है। मास्टरी के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन दिखाया जा रहा है। मतलब जिस तरह की सोफिस्टिकेशन हम लोग आज एक्सपेक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, उसी तरह की लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है, आज तक मतलब आपने एक बीड बना ली, ठीक है, आपने एक गोला बना लिया, अब गोले में आपको एक होल तो करना पड़ेगा ना, अगर आप इसके थ्रू थ्रेड डालना चाहते हो। तो वो जो होल है वो हाथ से तो हो नहीं सकता,
ठीक है, तो इसका मतलब पक्का है ना कि आपके पास कोई स्पेशल तरह की ड्रिल्स है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ना वो अलग अलग तरह की ड्रिल्स भी देखने को मिलती हैं इन जगहों पे, स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स मिलती हैं। कहाँ कहाँ मिली है? चान्होदारो में मिली है, लोथाल में मिली है, ढोलावीरा में मिली है, ठीक है। फिर आपने क्या नाम, जब ये बना लिया गया उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट इतना तो पता कर पाए कि ये जो होल्स है वो ड्रिल्स की मदद से बनाए जा रहे हैं, बट वो आज तक ये नहीं पता कर पाए कि ये जो छोटी छोटी बीड्स आपको दिखाई दे रही है ना, माइक्रो बीड्स, ये किसकी मदद से, ये किस टेक्निक से बनाई जाती थी, ये इन लोगों को आज तक नहीं पता चल पाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जा सके कि किस लेवल पे यहाँ पर काम चल रहा था। अगर हम ये सोचते हैं कि हड़प्पा हाँ कोई सिविलाइजेशन रही होगी कि छोटा मोटा काम चल रहा होगा, छोटा मोटा व्यापार करते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। वो जिस लेवल पे व्यापार कर रहे हैं और जिस लेवल पे अपनी प्रोडक्ट की फिनिशिंग दे रहे हैं, तो किसी अच्छी खासी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक तो बात हो गई आपकी चान्होदारो की, लोथाल की, ढोलावीरा की। अब कुछ साइट आती है जिसका नाम है नागेश्वर, बालाकोट। ये दोनों आज के टाइम पे कहाँ पर आते हैं? गुजरात में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं बैंगल्स की फैक्ट्री, मतलब चूड़ियों की फैक्ट्री, लेडल मतलब कलछुल की फैक्ट्री, ठीक है। इन दोनों की फैक्ट्रीज हम लोगों को देखने को मिलती हैं। फिर ये दोनों साइड जो है ना, यहाँ तक कि लोथाल, चान्होदारो, ये सारे के सारे कोस्टल सिटीज़ है, मतलब सी के पास है। तो मतलब या तो नदियों का, रिवर्स का, या तो फिर सी का यूज़ होता होगा इन सारे सामानों को उन जगहों पे पहुंचाने के लिए जहां पर इनकी डिमांड है। तो फॉर एग्जांपल अगर चान्होदारो से मैं इंडस नदी का रूट लेकर निकलूं तो मैं अच्छे से हड़प्पा और मोहनजोदारो नाम की सिटीज़ पे पहुंच सकती हूँ, ठीक है। सी के रास्ते के थ्रू मैं अलग अलग मेसोपोटामिया जा सकती हूँ और वहाँ पर जाके अपने ये प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सकती हूँ, राइट। तो ये था आपका किस तरह से ट्रेड की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इतनी बड़ी साइट खोज दी, हड़प्पा खोज दिया, मोहनजोदारो खोज दिया, ठीक है। इन साइट्स को भी खोजने के बाद ये रुके नहीं, इन साइट्स में भी ये ना क्लासिफिकेशन करते रहते हैं कि ये जो है ये पक्का बड़ा टाउन रहा होगा, ये जो है ये पक्का ना एक फैक्ट्री साइट रही होगी। आखिर क्या बातें होती है वो जो कि एक जगह को फैक्ट्री साइट बना देती है? मतलब क्या क्या मिलना चाहिए उस जगह पर इन ऑर्डर फॉर अस टू कॉल दैट साइट अ फैक्ट्री साइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बुक का कहना है कि किसी भी जगह को आप फैक्ट्री साइट तब कह सकते हो जब वहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है। जैसे कि पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने तोड़ा होगा तभी ऐसे पड़े होंगे, वरना खुद तो ऐसे नहीं, इतना कैसे टूटा फूटा पत्थर लग रहा है, ठीक है। कॉपर की आपको वहाँ पर खदान मिल जाए। जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना कि किसी भी जगह पर फैक्ट्री सिचुएट करने का सबसे पहला रूल होता है कि वहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर वहाँ पर कॉपर की खदान है तो पक्का यहाँ पर कॉपर से रिलेटेड काम हुआ होगा और आपको फिर वहाँ पर रॉ मटेरियल भी मिल जाए, वेस्ट मटेरियल भी मिल जाए, ठीक है। रिजेक्ट मिल जाए मतलब क्या? मान लीजिए आपने क्या किया, एक चूड़ी बनाई, वो चूड़ी उस तरह की बनी नहीं जिस तरह की आप बनाना चाहते, तो आप उसको फेंक देंगे ना, तो वो फेंका हुआ वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ पर बहुत सारा पड़ा हुआ मिल जाए। इन सारी बात को देख के आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, पक्का एक फैक्ट्री साइट रही होगी। क्या रही होगी? फैक्ट्री साइट रही होगी, ठीक है। फिर क्या होता था कि इन सारी साइट्स पे एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने वाली, वो ये देखी गई कि किस तरह से जब ज़्यादा वेस्ट बच जाता था तो उसको ये लोग ना एकदम से फेंक नहीं देते थे। ज़्यादा वेस्ट अगर बचा है तो उसको भी यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना दिया जाता था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत कम वेस्ट देखने को मिलता था। अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ लोथाल और नागेश्वर जैसी साइट पर वेस्ट नहीं देखने को मिला है, हमें मोहनजोदारो में भी वेस्ट देखने को मिला है, हड़प्पा में भी वेस्ट देखने को मिला है। अगर ऐसी बात है तो पक्का यहाँ पर भी प्रोडक्शन होता होगा ना, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि इतना सारा जो वेस्ट होता था इसको और वेस्ट नहीं करते थे, ये रीयूज़ करते रहते थे, रिसाइकिल करते रहते थे, ठीक है। तो अगर ये रिसाइकिल करते थे और बहुत कम वेस्ट बचता था, तो वेस्ट तो हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में भी देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये साइट्स भी यहाँ पर भी किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता रहा होगा, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे फाइनल गुड को बनाने के लिए। मुझे जैस्पर चाहिए, मुझे कार्निनियन चाहिए, मुझे सीटाइट चाहिए, मुझे कॉपर चाहिए, गोल्ड चाहिए। ये सारा का सारा सामान एक जगह पे तो अवेलेबल नहीं हो सकता ना, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर मान लो अगर मैं महाराष्ट्र में बैठी हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर्नाटका में बैठी हूँ और यहाँ पर मुझे गोल्ड मिल गया, तो कॉपर, ब्रोंज
और क्या नाम है आपका बीड और शेल फेयान सब कुछ मुझे यहीं पर मिट्टी में मिल जाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स को डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में पैदा होते हैं, ये हमने जोग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। और आपको शेल्स जो है वो तो कोस्टल एरिया में ही मिलेंगे ना, हर जगह तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्या होता था, अलग अलग जगहों से हमें सामान को प्रोक्यूर करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था। अगर आप सामान को कहीं और से मंगवा रहे हो, इसका मतलब आप कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो यूज़ कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो वो क्या क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, हमने देखा कि हड़प्पन्स लैंड से भी ट्रैवल करते थे, ठीक है, वाटर से भी ट्रैवल करते थे, और नहीं, एयर से ट्रैवल नहीं करते थे, उस टाइम पे इतना नहीं आया था, इतने भी सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, बट लैंड से ट्रैवल करते थे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला है, टेराकोटा टॉय मिले हैं। क्या मिले? टेराकोटा टॉय। और वो जो टॉयज थे वो किस चीज़ के रेप्लिका थे, छोटे छोटे मॉडल्स थे बुलक कार्ट के, यानी बैलगाड़ी के। अगर बच्चे वहाँ पर उस टाइम पर छोटे छोटे बैलगाड़ी के मॉडल से खेल रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस टाइम पे बैलगाड़ी यूज़ की जाती होगी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि रिवर्स का भी रूट यूज़ किया जाता था। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें बहुत सारे शेल्स मिले हैं जिसके ऊपर ना बोट्स के सिंबल थे, ठीक है। और आगे आने वाले चैप्टर में आपको बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिल जाएंगे जो कि इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करते हैं कि हाँ, हड़प्पन्स उस टाइम पे पानी के माध्यम का यूज़ किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपना सामान पहुंचवाने के लिए, ठीक है। कुछ सामान तो आपको इंडिया में ही मिल जाएगा, बट कभी कभार क्या होता था, आपको इंडिया को पार करके दूसरी कंट्रीज़ में भी जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा जिन तक पहुँचने के लिए आपको सी का रास्ता पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है नागेश्वर, जो कि आज कहाँ है, गुजरात में, और बालाकोट। यहाँ पर क्या होता था, हमें शेल्स मिल जाते थे। क्या मिल जाते थे? शेल। शेल मान ले सीपियाँ, ठीक है। सीपियाँ मतलब वो जो वो नहीं होती सीपी, जैसे मोती मिलता है, तो मोती तो आपको समुद्र के किनारे ही मिलेगा। इसीलिए इन जगहों से हमें क्या मिल गया, नागेश्वर और बालाकोट में हमें सीपी मिल गई। इसीलिए यहाँ पर शेल मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है, हम लोगों को पढ़ा था ना हमने पहले पीछे, यहाँ पर हमें शेल मेकिंग फैक्ट्री मिली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीपियाँ अवेलेबल होती थी। फिर क्या था, अफगानिस्तान में भी क्या था, ज्वेलरी की फैक्ट्री मिली हमें। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है शौरतुगई। क्या नाम है इसका? शौरतुगई। शौरतुगई में एक बहुत ही खास किस्म का नायाब पत्थर, बहुत ही सुंदर पत्थर मिलता था जिसका नाम था लैपिस लजूली। क्या नाम था? लैपिस लजूली। ये ब्लू कलर का पत्थर होता था, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको इस बात से बताना चाहूँगी, अभी तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि हाँ, अफगानिस्तान में एक पत्थर मिलता था जिसका नाम था लैपिस लजूली, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रीशियस था, ब्लू कलर का होता था। इससे क्या ज्वेलरी बनाई जाती थी, कहाँ पर? अफगानिस्तान के एक शहर शौरतुगई में, ठीक है। बट ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो इस बात से आंका जा सकता है कि ग्रीस और क्या नाम है, मेसोपोटामिया और भी अलग अलग देशों में उस टाइम पे क्या चल रहा था, बाइजेंटाइन, इन, अगर आपने इन सब एम्पायर का नाम सुना है तो यहाँ पर भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनाने के लिए जिन पत्थर का यूज़ किया जाता था वो क्या होता था, लैपिस लजूली होता था। इसलिए लैपिस लजूली बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्थर था जो हमें कहाँ मिलता है, अफगानिस्तान में। इसीलिए अफगानिस्तान में इसकी फैक्ट्री साइट थी, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, हम लोगों को लोथाल, जो कि गुजरात में है, वहाँ से एक और पत्थर मिलता था जिसका नाम था कार्नीलियन, ठीक है। राजस्थान से हमें सीटाइट मिल जाता था, और उसी राजस्थान से हमें एक और मेटल मिलता था जिसका नाम क्या है, कॉपर। क्या नाम है? कॉपर, ठीक है। कॉपर जो था, राजस्थान का कॉपर इतना इंपॉर्टेंट था कि हड़प्पा तो छोड़िए, आगे आने वाले समय में जब मगध एम्पायर भी आएगा ना, मगध एम्पायर जिसमें आप अशोका का नाम सुनते हैं, वो लोग भी कॉपर जो थे वो इंपोर्ट किया करते थे, मंगवाया करते थे, और मंगवाने की सिर्फ और सिर्फ एक जगह होती थी जिसका नाम था राजस्थान का खेतरी इलाका। क्या नाम होता था? राजस्थान का खेतरी इलाका, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि राजस्थान के खेतरी इलाके से क्या मिलता था, कॉपर मिलता था। साउथ इंडिया के मतलब कर्नाटका से गोल्ड मिल जाता था। अगर यहाँ से ये सामान चाहिए तो आपको किसी ना किसी से कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे ना, और अगर आप कांटेक्ट बनाएंगे तो आपके बीच में चीज़ों का एक्सचेंज होगा, आपकी चीज़ इसके पास जाएगी, इसकी चीज़ आपके पास आएगी। तो जिस तरह से कर्नाटका को गोल्ड आपके पास मिला है तो कुछ ना कुछ सामान आपका कर्नाटका में मिला होगा। अगर राजस्थान के खेतरी का कॉपर आपके यहाँ पर मिला है तो आपका भी कोई सामान खेतरी में मिला होगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने पहले ना एक पिक्चर देखी थी यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं पॉटरी, ये हड़प्पन पॉटरी नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, जोधपुर घनेश्वर, नॉट गगनेश्वर, जोधपुर घनेश्वर कल्चर की पॉटरी है। इस पॉटरी का मतलब क्या, पहचान क्या, ये देखिए अलग अलग तरह के पैटर्न बने हुए हैं। ये हड़प्पन कल्चर की नहीं है, जोधपुर घनेश्वर कल्चर की पॉटरी है, जो कि राजस्थान के खेतरी में
इस चीज़ को बनाया जाता था सिर्फ और सिर्फ वहीं पर। ये चीज़ें कहाँ पर मिली है? हमें लोथाल में देखने को मिली है। तो इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज तो हो रहा है ना। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस मैप को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको मगन नाम की एरिया दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आपको दिलमुन दिखाई दे रहा होगा, आपको मेसोपोटामिया दिखाई दे रहा होगा, आपको मेलुहा दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा हड़प्पा, ठीक है। अगर इस मैप को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये मैप थोड़ा सिमिलर लगेगा इस मैप से, ठीक है। ये मैप आज के टाइम पे यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री हैं? सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, ओमान नाम की कंट्री यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर मगन लिखा था वहाँ पर आज के टाइम में ओमान आता है, मतलब शायद से उस समय ओमान का नाम पहले क्या था? मगन था, ठीक है, या फिर मेगान था, इसको बोल सकते हैं आप। फिर यहाँ पर बहरीन का नाम क्या लिखा था? यहाँ पर दिलमुन, ठीक है। तो बहरीन का नाम था दिलमुन, या फिर ओमान का नाम था मेगान, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिल गया था? यहाँ पर मेसोपोटामिया, यहाँ पर क्या लिखा था? मलूहा। अफगानिस्तान वाले इलाके में क्या था? मेलूहा, ठीक है। वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इन सारे नाम को ध्यान में रखिएगा। अब क्या है बात यहाँ पर जानने वाली ये है कि ओमान से यानी कि इस मगन, नॉट मेगान, मगन वाले एरिया से हमारा क्या रिलेशन था, और किसका? मेसोपोटामिया का क्या रिलेशन था? रिलेशन वाली बात यहाँ पर इसलिए आ जाती है क्योंकि कहा यह जाता है कि शायद से हड़प्पन्स और मेसोपोटामियंस जो थे ना, वो मगान से भी कॉपर इंपोर्ट किया करते थे। क्या किया करते थे? इंपोर्ट किया करते थे। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या एविडेंस है? क्योंकि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो कॉपर यूज होता हुआ हमें मिला, कॉपर के जो सामान मिले, उसमें थोड़ा सा निकल मिक्स था। क्या मिक्स था? निकल मिक्स था। ओमान में जो कॉपर मिलता है उसमें भी थोड़ा निकल मिक्स था। यहाँ तक कि मेसोपोटामिया में जो कॉपर यूज हो रहा था उसमें भी निकल मिक्स था। इसका मतलब कुछ तो कॉमन है, ठीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि ओमान से ये सारे सामान मिलवाए जा रहे हो। चलो, एक तरफा एविडेंस तो मिल गया, बट इस चीज़ को पक्का कैसे करें? श्योरली कैसे बोल सकते हैं? श्योरली हम इस तरह से बोल सकते हैं क्योंकि जहाँ हड़प्पा में हमें ओमान के जैसा कॉपर मिला है, वैसे ही ओमान में हमें हड़प्पन पोट्री देखने को मिल जाती है, ठीक है। इस तरह की पोट्री जिसमें ये शेप मिलती थी, ठीक है, और बाहर से एक काले कलर के सब्सटेंस से ना इस पॉटरी को कोट किया जाता था ताकि अंदर से पानी ना लीक हो। इस तरह की पॉटरी सिर्फ हड़प्पन्स बनाए जाते थे। ये पॉटरी हमें कहाँ मिली है? ओमान में। इसका मतलब तो ये है ना कि एक्सचेंज ऑफ गुड तो होता ही था हमारे साथ और मगान के साथ, यानी कि ओमान के साथ, ठीक है। तो ये प्रूव करता है कि किस तरह से हड़प्पन्स और ओमान जो थे वो क्या थे? किया करते थे आपस में। उसी तरह मेसोपोटामिया में भी मैंने आपको बताया कि जो कॉपर मिला है उसमें निकल मिक्स था। और भी ऐसे सामान मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया सिर्फ ओमान के साथ नहीं, हड़प्पन्स के साथ भी जो था वो ट्रेडिंग किया करता था। सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है कि मेसोपोटामिया में जो सील मिलती है ना, उसमें ये मोटिफ मिला है, ठीक है। ये जो बुल है वो हड़प्पन सील का मोटिफ है, ठीक है। ये देखिए, ये मोटिव यहां पर भी है, ठीक है। इससे क्या पता चला? हमारे बीच में और उनके बीच में कुछ तो कांटेक्ट था। हमारे बीच में यानी हड़प्पन्स और मेसोपोटामियंस के बीच में कुछ तो कांटेक्ट था। यहां तक कि मेसोपोटामिया में हमारी बीड्स मिली है, शेल्स मिली है, ठीक है, वेट्स मिले हैं, डाइस मिली है। वो सारी चीज जो हड़प्पन बनाते थे वो सारी की सारी यहां पर मिली है। यानी कि पूरी तरह से बोला जा सकता है 100% कि हम लोग एक्सचेंज ऑफ गुड्स किया करते थे, ठीक है। ये जो हम मतलब बुल की मैं बात कर रही हूँ ना, सिर्फ हड़प्पा में ही नहीं, सॉरी, मेसोपोटामिया में नहीं मिला है। यहाँ तक कि हमें ओमान में, ये ओमान की शेल है, वहाँ पर ऐसी बनाई जाती थी, सील नॉट शेल, वहाँ पर भी ये मोटिव देखने को मिल जाता है। यानी कि मेसोपोटामिया, ओमान और हड़प्पा जो थे वो कनेक्टेड थे। वो लोग क्या किया करते थे? ट्रेड किया करते थे, ठीक है। यहाँ तक कि जो मेसोपोटामियंस थे वो हमसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने मेलूहा जो कि आज के टाइम पे मतलब हड़प्पा का ही शायद दूसरा नाम रहा होगा, मेलूहन्स के लिए इनने क्या किया था? एक पूरी कहावती बना दी थी, ठीक है। मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस, ठीक है। यहाँ पर जिस बर्ड की बात करी जा रही है वो है पिकॉक, ठीक है, मोर की बात करी जा रही है। और
इसको हाजा बर्ड क्यों कहा जा रहा है? शायद से ये जिस तरह की आवाज़ निकालती है, आपने अगर शायद बहुत ध्यान से सुना हो तो जिस तरह की आवाज़ आती है उस आवाज़ को सुन के इसको नाम दिया गया हो कि हाजा बर्ड नाम है इसका, ठीक है। और इस कहावत का मतलब क्या है कि भगवान करे कि तुम्हारी जो चिड़िया हो वो हाजा बर्ड हो और उसकी जो आवाज़ है वो रॉयल पैलेस में सुनाई जाए। तो इसका कहने का मतलब एक तरह से हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि जो मोर की आवाज़ होती है भले ही वो थोड़ी स्ट्रांग होती है सुनने में, बट मधुर भी लगती है। ये हमारे हड़प्पन्स के लिए भी बोला जा रहा है कि हैं तो स्ट्रांग बट अच्छे भी हैं। तो ये इस बात की तरफ शायद सिग्निफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए था। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया ना कि दिस इज ओमान, दिस इज बहरेन, ठीक है। बहरेन से भी क्या होता था, हमारे कॉन्टैक्ट्स थे, मेसोपोटामिया के भी कॉन्टैक्ट्स थे और इसका हड़प्पा का भी कॉन्टैक्ट था, ठीक है। कैसे पता चला मुझे ये पता चल गया, बहरेन को ही दिलमुन कहा जाता था। मेसोपोटामिया में ना हमें टेक्स्ट जो मिले हैं, मतलब जो भी लिखे हुए एविडेंस मिले हैं, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि बहरेन के साथ भी ये लोग ट्रेड किया करते थे, ठीक है। बहरेन के साथ ट्रेड किया करते थे, मेलुहा के साथ ट्रेड किया करते थे, और मगन मतलब ओमान के साथ भी ये लोग ट्रेड किया करते थे, ठीक है। फिर क्या है, एक और बात जो हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं, मतलब वहाँ से जो लिखे हुए एविडेंस मिले, उसमें ये भी था, उसमें ये साफ साफ बोला गया कि बहरेन के साथ उनके कॉन्टैक्ट्स है। साथ साथ ये भी बोला गया कि जो मेलुहा के लोग होते हैं ना, वो सी फेयरर्स होते हैं, मतलब सी में घूमने वाले लोग होते हैं। मेलुहा तो हमारा नाम था ना हड़प्पन्स का, इसका मतलब ये था कि हम लोग सी के थ्रू ट्रैवल करना जानते थे और सी के थ्रू ट्रेडिंग किया करते थे, ठीक है। यहाँ पर इस बात का एविडेंस मिला। और सिर्फ मेसोपोटामियंस ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग ट्रेडिंग सी के थ्रू किया करते थे। हमारे पास जो सील्स मिली है ना, उसमें आप देखो बोट बनी हुई है। ये जो बोट है, इट इज़ एन एविडेंस दैट इफेक्टिवली सेज दैट वी यूज टू यूज बोट्स इन ऑर्डर टू ट्रैवल एंड टेक आवर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। फिर हमारे पास जो सील्स होती थी उन सब पे लेटर्स लिखे होते थे, ठीक है। साथ साथ हमारे यहाँ पर ना साइन बोर्ड भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, हड़प्पन्स में अलग, हड़प्पा सिटी वैली सिविलाइजेशन में ना हमें जगह जगह पे साइन बोर्ड्स देखने को मिलते हैं जिन पे ये सिंबल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सील्स की। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये क्या है, सील है। सील का एग्जैक्ट यूज़ मैंने आपको चैप्टर के शुरू होने में बताया था कि मान लीजिए आप यहाँ पर दिल्ली में बैठे और आपको दिल्ली से मुंबई ना एक बोरी भर के आपको गेहूँ पहुँचवाना है, ठीक है। अब उस गेहूँ को आप बोरी में भरेंगे। मान लीजिए बहुत पुराना समय है और आपके पास कोई भी ट्रेडिंग करने का, अपनी चीज़ें भेजने का कोई ज़रिया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सील्स की। जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी मैंने आपको ये बताया था कि सील का एक्चुअली में काम क्या होता था। उस टाइम पे अगर किसी इंसान को अपना कोई सामान दूसरी जगह पर भेजना हो, किसी ट्रेडर को अपना सामान भेजना हो कहीं वहाँ पर बेचने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक बोरी में उस सामान को भरेगा, उस बोरी का मुंह सील करेगा और सील करने के बाद उसी सील पर ना बहुत सारी गीली क्ले ली जाएगी, उसको वहाँ पर जमा दिया जाएगा और उसके ऊपर एक स्टैंप मार दिया जाएगा। इसी को सील कहा जाता था। आप इस सील पे देख सकते हैं कि देखिए सिंबल्स बने हुए हैं और नीचे एनिमल मोटिफ है, राइट। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि ये जो राइटिंग है ना ऊपर, ये जो सिंबल्स हैं, पहली बात तो इसमें क्या लिखा हुआ है हम आज तक पता नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरी बात, उनका मानना ये है कि ये पक्का ना, मतलब ये जो आपकी सिंबल्स हैं, ये फॉर श्योर अल्फ़ाबेट्स तो नहीं है, ठीक है। ये पक्का अल्फ़ाबेट तो नहीं है। क्यों अल्फ़ाबेट नहीं है, क्योंकि हमें कुल मिला के आज तक 375 या फिर मान लीजिए 400 सिंबल बने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे साइंस है, इतने सारे साइंस मतलब इतने सारे अल्फ़ाबेट्स और वावल्स और कॉन्सोनेंट तो नहीं हो सकते ना। तो ये अल्फ़ाबेट्स तो नहीं है, ये सिंपली क्या है, ये साइंस हैं, ठीक है। सबसे कुछ सील्स पे बहुत कम साइंस लिखे होते थे, कभी कभार कुछ सील्स पे बहुत सारे साइंस बने होते थे। जो आज तक की सबसे ज़्यादा साइन वाली हमें सील मिली है, उसमें 26 साइन बने हुए थे, ठीक है।
फिर क्या था, हमें अलग अलग तरह के सामान मिले, ठीक है। उन सारे के सारे के ऊपर अपने यहाँ की इस सील का ना स्टैंपिंग किया जाता था, ये बताने के लिए कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई जार मिला है, जार, ठीक है, तो उसके रिम पर, ये रिम होती है, इस पे भी उस चीज़ को, इसके हमारे सील को स्टैम्प किया गया है, ठीक है। हमें अगर कोई कॉपर टूल मिला है तो उसके ऊपर भी स्टैंपिंग हुई है, बोन्स के ऊपर स्टैंपिंग हुई है, ज्वेलरी के ऊपर हुई है, टेराकोटा टेबलेट्स के ऊपर हुई है, इन सब के ऊपर हमारे सील की स्टैंपिंग हुई है, ये बताने के लिए कि हमारा ये सामान जो है वो हड़प्पन्स को बिलोंग करता है, ठीक है। इसी बात का अगर मैं दूसरा मतलब निकालूँ तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ना बेसिकली अगर साइंस का यूज़ कर रहे हैं, और मान लीजिए वर्स, मतलब मान लीजिए अगर बहुत ही ज़्यादा हो भी जाए तो मान लीजिए ये अल्फ़ाबेट्स ही हैं, इनको एक तरह से मान लेते हैं, अगर ये अल्फ़ाबेट्स है और लोग हर चीज़ पे इन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है ना कि हड़प्पन्स जो थे वो लिटरेट पीपल थे, उन लोगों को साइंस पढ़ना आता था, उन लोगों को अपने टाइम की राइटिंग को पढ़ना आता था, ठीक है। वो राइटिंग जो कि जिस तरह से आज हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं ना, उस टाइम पे ये राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे तो नहीं, पर आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला, ये हमें इस बात से पता चलता है कि राइट की तरफ ना जितनी भी राइटिंग्स है वहाँ पर बहुत स्पेसिंग दे के काम हुई है, बट लेफ़्ट की तरफ जाते 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 एकदम से स्पेस ख़त्म कर दिया। शुरुआत में तो हम काम अच्छा करते हैं ना, बाद में जाके बेकार कर देते हैं, तो इसका मतलब तो यही रहा होगा कि राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया, हमें सील्स मिली हैं जो कि एक तरह की स्टैम्प होती थी, जो कि ये बताती थी कि दिस पर्टिकुलर सामान बिलोंग्स टू हड़प्पन्स, ठीक है। उसमें क्या होता था, सिंबल्स बने होते थे, निशान बने होते थे, और एनिमल मोटिव होते थे, ठीक है। वो जो निशान थे, वो जो साइंस हैं, वो बेसिकली कुल मिला के 400 ऐसे सिंबल मिले हैं, इसलिए वो अल्फ़ाबेट्स तो नहीं हो सकते, वो सिंबल्स राइट टू लेफ्ट लिखे जाते थे, ठीक है। फिर क्या है, हम वेट्स की बात कर लेते हैं, मतलब वो जो आज के टाइम पे हम भार यूज़ करते हैं ना किसी भी सामान को तोलने के लिए, उस टाइम पे भी हम इन वेट्स को यूज़ किया करते थे। और ये जो वेट्स थे वो किसी एक स्पेशल तरह के पत्थर से बनाया जाता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, चर्ट, क्या बोलते हैं, चर्ट, ठीक है। ये जो चर्ट होते थे वो दो तरह के पत्थर इससे बनाए जाते थे, छोटे वेट्स और बड़े वेट्स, ये दोनों के दोनों किस शेप में होते थे, क्यूबिकल शेप में होते थे, ठीक है। तो छोटे वेट्स और बड़े वेट्स, जो छोटे वेट्स होते थे वो बाइनरी नंबर सिस्टम को फॉलो करते थे, मतलब एक ग्राम का होगा, 2 ग्राम का होगा, 4 ग्राम का होगा, 8, 16, 32 ऐसे होगा, और ऐसे करते करते 12,800 तक चला जाता था। जो हायर, जो बड़े वेट होते थे वो डेसिमल सिस्टम को यूज़ किया करते थे, 2.3, 4.5, 16.7 ऐसे करके, ठीक है। चलिए, यहाँ से अब नया टॉपिक स्टार्ट होता है, एंशिएंट अथॉरिटी, ठीक है। उस टाइम पे, ये तो मैंने सिर्फ व्यापार की बात कर ली, किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट थी कि नहीं थी, इस बात का कैसे पता चले, आइए देखते हैं। ओके, सो यहाँ से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम क्या है, एंशिएंट अथॉरिटी। यहाँ पर एंशिएंट अथॉरिटी मतलब, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर एक बहुत बड़ी सी स्टेट या फिर कोई बहुत बड़ी सी सिविलाइजेशन या यानी कि सभ्यता अगर डिस्कवर हुई है, तो इसका मतलब तो ये पक्का रहा होगा ना कि उसके ऊपर कोई तो पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, कोई तो गवर्नमेंट होगी जो इस पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को चला रही होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी बुक का भी यही कहना है कि अगर किसी जगह पर हमें बहुत ही ज़्यादा एकदम स्टैंडर्डाइज काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है, एक ही तरह के वेट्स पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह के क्या नाम है, बीड्स, ज्वेलरी, कॉपर, मतलब एक ही तरह के वेट्स जो है कि पूरे के पूरे सिविलाइजेशन में यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ही तरह की पॉटरी जो है पूरी सिविलाइजेशन में यूज़ होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। जो ईट है, ईट का जो मेकिंग है, अगर आप यहाँ के इंडिया के ईट देखते हो और ब्रिक्स देखते हो और फॉरेन के ब्रिक्स देखोगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसी तरह से पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ही रेशो वाले ईट यानी ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो पैटर्न है ना कि जिस तरह से हम सिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सिटाडेल होगा, एक लोअर टाउन होगा, ऊपर सिटाडेल की फोर्टिफिकेशन होगी, वॉलिंग होगी, ये हर जगह पर यही पैटर्न नोटिस में आ रहा है। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है वो एक ही सिस्टम है, यानी एक कोई एंटिटी है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है, तभी तो एक ही पैटर्न हर जगह लगा हुआ है। वो एंटिटी क्या है, किस तरह की पॉलिटिकल अथॉरिटी थी हड़प्पन्स के ऊपर, क्या वो कोई एक इंसान ऑटोक्रेसी थी या फिर कोई मोनार्की थी या फिर वो एक ओलिगार्की थी, यानी बहुत सारे लोग जो कि इक्वली पावरफुल होते हैं वो सब मिलके उस कंट्री को चला रहे थे, ऐसा क्या है। तो इस बात पे तो अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट को भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हमें क्या होता है, हमें कोई किसी भी हड़प्पन साइट से कोई ऐसी फिगर मिल जाती है, ठीक है, इस तरह की फिगर मिल जाती है जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रीस्ट किंग का नाम दे देते हैं। मतलब प्रीस्ट किंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसी तरह के
इसी तरह के फिगर्स और इसी तरह के किंग्स की, जो कि प्रीस्ट भी हुआ करते प्रीस्ट हुआ करते थे, मतलब बड़े बड़े पंडित भी हुआ करते थे, उस तरह का एविडेंस हमें मेसोपोटामिया से मिला है। ठीक है, और सिंस हड़प्पा जो है वो मेसोपोटामिया के टाइम की ही सिविलाइजेशन है, तो मे बी ऐसा होगा कि हड़प्पा में भी प्रीस्ट किंग ही रूल किया करते होंगे। ये तो एक ओपिनियन है। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट का ओपिनियन ये है कि शायद से यहाँ पर ना कोई एक इंसान नहीं बट बहुत सारे इंसान, यानी कि या फिर ट्रेडर्स मिलके हड़प्पा पे रूल किया करते होंगे। ठीक है, बहुत सारे, सेवरल। फिर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई सिंगल स्टेट नहीं थी। ठीक है, कुछ ये भी बोलते हैं कि नहीं, सिंगल स्टेट थी। सिंगल स्टेट क्यों थी? क्योंकि सिंगल स्टेट होने का मतलब ये है कि पूरे की पूरे जो हड़प्पा थी वो अलग अलग शहर ना होके, मतलब मैंने बोला कि फर्स्ट ओपिनियन था यहाँ पर प्रीस्ट किंग जो है वो रूल कर रहे हैं। दूसरा ओपिनियन बोला कि बहुत सारे जो है हमारे क्या नाम है लोग हैं वो हड़प्पा को रूल कर रहे हैं। जैसे कि कैसे, एक कोई हड़प्पा का रूलर हो गया, एक कोई मोहनजोदड़ो को रूलर हो गया, एक कोई जो आपका लोथल का हो गया, एक धोलावीरा का हो गया। ऐसे ही दूसरा ओपिनियन था। बट तीसरी तरह की जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो ये कहता है कि नहीं, जो हड़प्पा थी वो पूरी की पूरी एक स्टेट थी। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा का सिस्टम अलग है, मोहनजोदड़ो का अलग है। क्यों? क्योंकि हमें जितने भी एविडेंस मिले, जितने भी आर्टिफैक्ट मिले हैं, उन सबको देख के लगता है कि कोई एक सेंट्रलाइज प्लान है जो इन सबको क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई एक ही ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी थी जो पूरे के पूरे हड़प्पा को चलाया करती थी। ठीक है, इस पर हमें अभी ठोस एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि अब हमें यहाँ पता चलता है कि हाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। किस तरह से और किस वजह से हड़प्पा का एंड हुआ, समाप्ति हुई, समापन हुआ, इस टॉपिक में हम उसे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि 1800 BCE तक, 1800 BCE तक क्या था, मेच्योर हड़प्पन साइट जो थी वो अच्छे से फंक्शन कर रही थी। मतलब अच्छे से लेवल, अच्छा प्रोडक्शन चल रहा था, अच्छे से ट्रेडिंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। लोग एक अर्बन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, मतलब एक शहरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे। बट 1800 से 1900 के बीच में क्या होता है, हम ये देखने को मिलता है कि लोग जो है ना बहुत सारी अर्बन साइट्स को, मतलब मेच्योर हड़प्पन साइट्स को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल चोलिस्तान को लोग छोड़ के, अबैंडन करके थोड़ा ईस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। ईस्ट यानी कि वेस्ट यूपी हो गया, जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं। अगर दिस इज योर अफगानिस्तान एंड हड़प्पन साइट वाला एरिया इंडस के आसपास, तो लोग अब अंदर की तरफ आ रहे हैं। अब वेस्टर्न यूपी की तरफ, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, राजस्थान की तरफ लोग सेटल होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा, अब जो हमें हड़प्पन माउंट से, मतलब हड़प्पा कल्चर के ढेर से आर्कियोलॉजी करने के बाद जो चीज़ें मिलती हैं, जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, वो उतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं थे जितना सोफिस्टिकेशन, जितनी एडवांसमेंट के साथ हड़प्पन्स अपने प्रोडक्ट्स को बनाया करते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें वेट्स मिले, सील्स मिले, बीड्स मिले, ये वैसे बीड नहीं थे, ये वैसे वेट्स नहीं थे, ये वैसे सील्स नहीं थे जिस तरह के हड़प्पन उनको बनाया करते थे। और दूसरी बात ये था कि जहाँ पर पूरे हड़प्पा में एक ही तरह के वेट्स को फॉलो किया जा रहा था, एक ही तरह के बीट्स को फॉलो किया जा रहा था, एक ही तरह के बीट्स को यूज़ किया जा रहा था। अब क्या देखने को मिलता है, अब अलग अलग जगहों के अलग अलग वेट्स थे, अलग अलग जगहों के अलग अलग बीट्स थे। ठीक है, पहले जहाँ लोग अर्बन लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, अब लोग जो थे वो रूरल लाइफस्टाइल की तरफ मुड़ते चले जा रहे थे। मतलब वही ज़्यादा कोई एडवांस लेवल से जीना नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब जीने के लिए उतना ही प्रोडक्शन करना, वही बातें वापस आ रही थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब हम मैच्योर हड़प्पन एरा से लेट हड़प्पन एरा की तरफ मूव कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके पीछे रीज़न क्या था, क्यों ऐसा हो रहा था? तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज को आगे पुट किया है। ठीक है, कुछ कहते थे कि डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गया था। ठीक है, कुछ कहते थे कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी, लोग शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर रहे थे, सूखा पड़ गया था। ठीक है, और क्या नाम है, लैंड ओवर यूजिंग की वजह से क्या हुआ, वो लैंड बंजर हो गई थी, इसलिए लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, अपनी जगह को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये बोला जा रहा था। बट अब ये बात ये है कि ऐसा कुछ, इसका कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है हम लोगों को कि रियल में अगर ऐसा हो गया हो। बस हमें क्या देखने को मिलता है आर्कियोलॉजी करने के बाद, कि जिस तरह से वन स्टैंडर्ड वे ऑफ थिंग्स को जिस तरह से एक पूरे हड़प्पा में यूज़ किया जा रहा था, अब क्या हुआ, वो लोकलाइज हो गया। लोग अलग अलग जगहों के हिसाब से चीज़ें बदलने लगी थी, उनमें उतनी एडवांसमेंट नहीं थी जितना पहले के हड़प्पा में हुआ करती थी। ठीक है, स्क्रिप्ट गायब हो गई थी, लोग अब लिखते पढ़ते नहीं थे। ठीक है, पॉटरी भी उतनी डिस्टिंक्टिव नहीं थी, सब कुछ बदल गया था। इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन साइट वर लास्टली अबैंडन्ड, उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, अब ये हुआ।
अब यहाँ पर से ना एक नया चैप्टर जो है या फिर एक नया चैप्टर का दिशा स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा आखिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला कैसे, हिस्ट्री शुरुआत क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है आपकी किसकी, ASI की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जब ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिचुएट किया जाता है, मतलब इसको स्टार्ट किया जाता है, तो इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनते हैं उनका नाम पड़ता है कनिंगम, एडवर्ड कनिंगम या कुछ नाम था, बट इनका सरनेम यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ड कनिंगम। ठीक है, अब कनिंगम जो थे वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल थे, मतलब इनके डायरेक्शन के अंदर सारा का सारा काम होना था। ठीक है, अब आप ये देखोगे जैसे जैसे मैं चैप्टर में आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे आपको ये पता चलेगा जिस तरह का आपका डायरेक्टर जनरल था उस तरह की खोज होगी, मतलब जिस तरह की चीज़ों में उसको इंटरेस्ट होगा उन्हीं चीज़ों के पीछे खोज करवाई जाएगी। ठीक है, तो जब शुरुआत में ASI को ये नहीं पता था कि इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ मौर्य काल तक की नहीं है, उससे भी पुरानी है, तो उससे पहले क्या था, जब आर्कियोलॉजी यानी खोजबीन अगर करी भी जाती थी तो सिर्फ और सिर्फ 6th सेंचुरी BCE तक की ही करी जाती थी। ठीक है, ये वो समय है जब हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था, मौर्य काल चल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और फिर आपके अशोका, इन्हीं तक की हिस्ट्री तक के बारे में सर्च करी जाती थी। और फिर हमारे जो कनिंगम भाई साहब थे उनको ना किस चीज़ में इंटरेस्ट था, सिर्फ और सिर्फ जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स यानी कि जो चाइना से पिलग्रिम आए थे, वो लोग जो बुद्धिज़्म के बारे में और जानने के लिए इंडिया आए थे, जैसे कि फाहियान, ज़ुआनज़ैन, आइजिंग, ये सारे लोग जो आए थे, उन्होंने जो रिटन एविडेंस छोड़े हुए हैं इंडिया के बारे में, उन्हीं के अंदर उनका इंटरेस्ट था, उन्हीं को पढ़ के उन्हीं के बेसिस पे ये क्या किया करते थे, खोजबीन किया करते थे। ठीक है, तो अगर इनको कोई उस टाइम पे हड़प्पन सील ला के भी इनको अगर दी गई थी ना, ऐसा नहीं कि उस टाइम पे हड़प्पा की सील नहीं मिलती थी। ठीक है, और उस टाइम पे जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी ये इनके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट की चीज़ नहीं थी। तो उस टाइम तक क्या हुआ, हड़प्पा की साइट्स में और हड़प्पन सील्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। ठीक है, पर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फिर हमें क्या पता चलता है, फिर धीरे धीरे करके ना लोगों को ये जो एविडेंसेस थे, सील्स का मिलना, बीड्स का मिलना, पॉटरी का मिलना, ये थोड़े और मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जब कनिंगम को कोई भी सील ला के देता था तो वो उस सील को ना चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने जो भी रिटन बातें छोड़ी है कि ऐसा ऐसा एंशिएंट इंडिया में हुआ करता है, ऐसा ऐसा हुआ करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के देखते थे और देखते थे कि उस टाइम पे सील्स इस तरह की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। जब बात ही नहीं हो रही तो उस चीज़ का क्या महत्व है, और उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, उसको हटा दिया जाता था। बट अब क्या हो रहा है, अब ना ये सील्स मिलना ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, पॉटरी ज़्यादा मिल रही है, कॉपर वर्किंग साइट ज़्यादा मिल रही है। तो उसी तरह जब हमारे 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा सिटी मिलती है और वहाँ की सील्स मिलती है, इसको डिस्कवर करते हैं, तो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट इसमें चीज़ों में बढ़ जाता है। ये इंटरेस्ट एक स्टेप और बढ़ जाता है जब हमारी एक और साइट डिस्कवर होती है जिसका नाम है मोहनजोदारो बाय रखलदास बनर्जी। ठीक है, जब ये डिस्कवर होती है तो उस टाइम के जो ASI थे ना, जिनका नाम था जॉन मार्शल, 1924 की बात हो रही है, वो फुल ऑन पूरी तरीके से इस बात पे विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, इंडिया की हिस्ट्री जो है वो मौर्य एम्पायर से भी पुरानी है, तो इसीलिए इसमें खोज होनी चाहिए, और अपनी पूरी एनर्जी इस नई सिविलाइजेशन की खोज में लगा देते हैं। ठीक है, उनकी इसी एनर्जी को देखते हुए हमारे एक राइटर हैं जिनका नाम है SN रॉय, हिस्टोरियन है, उन्होंने ये लिखा था कि मार्शल को जो इंडिया मिली थी और जब वो इसे छोड़ के गए तो इसको वो और 3000 साल पुरानी बना के चले गए थे। ठीक है, मतलब उन्होंने इंडिया के लिए उसका पुराना 3000 साल का कल्चर ढूंढ के उसको दिया था। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट बात इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले ये बोला जाता था कि इंडिया का कोई ना पास्ट नहीं है, इतनी पुरानी नहीं है सभ्यता, नई सभ्यता है, इसलिए इन्फीरियर लोगों की सभ्यता है। ये ब्रिटिशर्स यूज़ किया करते थे हमें नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, बट जिस टाइम पे ये हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन डिस्कवर होती है तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो किसी भी सिविलाइजेशन से बहुत पुरानी है, इसीलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, जो हमारे जॉन मार्शल भाई साहब थे, ये क्या थे, ये खुद भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो जब ये इंडिया में एज अ प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ काम करते हैं तो ये अपने प्रायोर एक्सपीरियंस, इनने ग्रीस में काम किया होता है, क्रेट में काम किया होता है, वहाँ के एक्सपीरियंस को इंडिया में भी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको रोज़मर्रा की लाइफ हड़प्पन्स कैसे व्यतीत करते थे उसमें बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए ये उन चीज़ों को फाइंड करने में बहुत ज़्यादा जुट जाते हैं, कॉइनेज को फाइंड करने में, सील्स को फाइंड करने में, कॉटन क्लोथ्स को फाइंड करने में। ठीक है, और चूल्हों को फाइंड करने में, घर कैसे बनाया जाता था, ब्यूरियल्स कैसे होते थे, इन सबको फाइंड करने में ये लग जाते हैं। बट
इनके मेथड में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्ट्रेटिफिकेशन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड्स मतलब जो मिट्टी के ढेर होते हैं जिनकी खुदाई करके हम अलग अलग तरह के सब वो आर्टिफैक्ट्स निकालते हैं, उनकी ना स्ट्रेटिफिकेशन होती है, उनके लेवल होते हैं। यानी कि जो सबसे ऊपर मिला है वो सबसे ज़्यादा रिसेंट टाइम का होगा, जो उसके नीचे मिला है वो उससे पुराना होगा, जो उसके नीचे मिला है वो उससे पुराना होगा, जो सबसे नीचे मिला है वो सबसे पुराने टाइम का होगा। इसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये टाइम के हिसाब से डिवाइडेड होता है। तो जब जॉन मार्शल ये खुदाई करने लगते हैं तो इनको स्ट्रेटिफिकेशन का कोई ध्यान नहीं होता, ये बस खुदाई करते हैं और जितनी सामान मिलते रहते हैं। तो इस बात से हम उस टाइम पर इस वजह से क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट उन सामानों को उनके दिए गए टाइम से रिलेट नहीं कर पाते कि ये किस टाइम का है। बस सामान मिल रहे थे हाँ पुराने सभ्यता के, बट उस टाइम पे लोग ये रिलेट नहीं कर पा रहे थे ये किस एग्जैक्ट समय का है। ठीक है, समय बदलता है और टाइम आगे बढ़ता है और हमारे पास नए ASI आ जाते हैं जिनका नाम था REM व्हीलर, रेम व्हीलर। ठीक है, व्हीलर जो थे वो एक मिलिट्री मैन थे, इसीलिए आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट में एक मिलिट्री प्रिसिशन लेके आते हैं। मतलब हर चीज़ को बड़ी बारीकी से करना और उसी परफेक्शन के साथ करना इनके प्रैक्टिस में दिखाई देता है। इस टाइम पर ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटिफिकेशन का खासा ध्यान रखते हैं। बट इनके टाइम तक आते आते, मैं 1944 की बात कर रही हूँ, उनके टाइम तक आते आते क्या होता है, ये तो तय हो जाता है कि मोस्टली जो हमारी वो है यानी कि जो हमारी हड़प्पन साइट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाली है। इसीलिए इस बात पे ध्यान आ जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके उतना इंडिया में भी हड़प्पन साइट्स को खोज के निकालना है। तो बहुत सारी हड़प्पन साइट्स को इंडिया में खोज के निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल कालीबंगन, लोथाल, राखी घड़ी और धोलावीरा, इन सबको इंडिया में निकाला जाता है। ठीक है, जब ये इंडिया में आते हैं तो ये मॉडर्न साइंटिफिक तरीके लेके आते हैं, टेक्निक लेके आते हैं। ठीक है, और हर चीज़ को बड़ी ध्यान से बारीकी से क्या करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं और हमें मिल जाती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब कुछ ऐसे मुद्दे हैं हिस्ट्री में जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट तो ध्यान में रखते हैं पर फिर भी उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, पीसिंग टुगेदर पास्ट, मतलब टूटे टूटे पास्ट को किस तरह से जोड़ा जाए। ठीक है, बात तो ये थी कि जितना भी सामान, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि उस टाइम पे कोशिश ये की जाती थी कि अगर किसी सामान को बनाते वक्त ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है तो उसका कुछ नया सामान बना लिया जाए, बहुत कम वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ा जाए। तो इसका मतलब तो यही है ना कि ज़्यादातर सामान जो था वो लोग उस टाइम के यूज़ कर गए होंगे। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा कुचा सामान मिला होगा वही हमारे पास है एज एन एविडेंस कि उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है कि जो सामान हमें मिल भी जाए उसको क्लासिफाई कैसे किया जाए। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो सामान मिला है उसको उसी रूप में क्लासिफाई कर दो। ठीक है, तो अगर स्टोन मिले हैं तो उसको स्टोन्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो, अगर बीड्स मिले हैं तो उसको बीड्स की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो, अगर कोई क्लॉथ मिला है तो उसको क्लॉथ की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दो। ठीक है, फिर दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का, उसकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे। क्या है, फंक्शनैलिटी के बेसिस पे उसका फंक्शन क्या था, उस जिस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था। अगर बीड्स मिले हैं तो बीड्स यूज़ किस लिए किए जाते थे, ऑर्नामेंटेशन के लिए। ऑर्नामेंटेशन का यूज़ होता था, मतलब उस टाइम पे लोगों के दिमाग में ब्यूटी एज अ कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और प्रेस्टीज, सोशल प्रेस्टीज मतलब समाज में इज्जत, ये भी कॉन्सेप्ट हुआ करता था। ठीक है, फिर क्या था, तीसरा क्लासिफिकेशन का तरीका ये हो सकता है कि जो जहाँ पर मिला है उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाए। मतलब अगर आपको कोई कॉटन का कपड़ा ड्रेन्स में मिलता है तो आपको उसी से रिलेट करके आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई चावल का दाना किचन में मिलता है तो आपको उसी से रिलेट करके उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तो पहला क्या था, पहला जो जिस शक्ल में मिला उसी तरह से उसको क्लासीफाई करो, दूसरा उसकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, तीसरा उसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे उसको क्लासीफाई करना। ठीक है, फिर जो लास्ट प्रॉब्लम हमें इसमें दिखाई देती है वो ये थी कि जो चीज़ें जो कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअल है, मतलब मान लीजिए अगर मुझे उस टाइम पर एक सैडल और क्वार्न मिलता है जिसको आप आज के टाइम पे सिलबट्टा कहते हो। ठीक है, तो
सिलबट्टे को, मतलब उस टाइम पे अगर मुझे उस टाइम का सिलबट्टा मिला है तो मैं उसको झट से देख के पहचान जाऊंगी, अरे ये तो सिलबट्टा है, हम आज भी यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, नोन से अननोन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जानती हुई चीज़ों से रिलेट कर करके अननोन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसका आज तो कोई यूज़ होता ही नहीं, बड़ी अजीब सी चीज़ है, उसको कैसे क्लासीफाई किया जाए, उसको कैसे पढ़ा जाए कि इसका क्या यूज़ होता होगा। तो जिसमें सबसे बड़ी क्या आती है, ये जो आप साइड में टेराकोटा की फिगर नहीं देख रहे हो, फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो सर पे क्या है, एक हेयर ड्रेस है बहुत लंबा सा, ठीक है, सर पे कुछ रखा हुआ है, बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, ठीक है, इतनी सारी ज्वेलरी पहनी हुई है। इसका क्या मतलब है, ये किस तरह की औरत थी, और मतलब क्या ये कोई भगवान है, मदर गॉडेस है। हम तो यही अभी तक इस पे एक तरह का इन्फ्लुएंस लगा पाए हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिन बातों को आप नॉर्मल थिंग से एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको रिलीजियस मीनिंग दे दिया, ठीक है। आप उसको रिलीजियस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। दूसरा, प्रीस्ट किंग, अभी वो हमने ऊपर देखा था एक किंग था जिसको हमने प्रीस्ट किंग बोला, उसको प्रीस्ट किंग हमने इसलिए बोला क्योंकि मेसोपोटामिया में भी ऐसे किंग्स को प्रीस्ट किंग बोला जाता था। हमें हड़प्पा में तो कोई ऐसे रिटन एविडेंस नहीं मिले, इसलिए हमने मेसोपोटामिया की तरह ही उसको प्रीस्ट किंग बोल दिया, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिनको जिनको हमने क्या किया, शायद जिनको देख के ऐसा लगता था कि शायद से इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। तो फॉर एग्जांपल हमें क्या मिला, ग्रेट बाथ मिला, जो कि कहाँ पर था, मोहनजोदारो में, ठीक है। फिर हमें कुछ फायर ऑल्टार्स मिले, मतलब यज्ञ करने की जगह मिलती है हमें कहाँ पर, कालीबंगन में मिलती है और लोथाल में मिलती है, ठीक है। तो इन सबको क्या हुआ, क्या इनके रिलीजियस मीनिंग थे, क्योंकि देखने से तो ऐसे ही लग रहा था कि इनकी कोई रिलीजियस मीनिंग हो, तो इसको रिलीजियस इंटरप्रिटेशन ही दिया गया है। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जिनको देख के हम पता नहीं कर पा रहे कि ये किस चीज़ का सिग्निफायर है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा कि सील्स के अंदर हमेशा एक या तो बुल बना होता था या तो एक जानवर बना होता था जिसको एक हॉर्न होता था, एक सींग होता था, जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न ना तो आज मिलते हैं, और हम ऐसा मानते हैं कि बोन स्ट्रक्चर ना मिलने की वजह से उस टाइम पे भी नहीं मिलते होंगे। तो इस जानवर का सिग्निफिकेंस क्या था, क्यों इस जानवर को हमेशा इन सील्स पे दिखाया जाता था, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, कुछ सील्स पे हमें एक एक आदमी बैठा हुआ मिलता है जो कि ना योगिक मुद्रा में बैठा हुआ है, आलती पालती मार के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करके, उसके सर पे सींगों वाला ताज है और आसपास जानवर बने हुए हैं। तो कुछ लोग तो इसको इंटरप्रेट करते हैं एज रुद्र, ठीक है। इसको रुद्र नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसी के हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन के कुछ समय बाद जब वैदिक सिविलाइजेशन आती है तो उसमें ऋग्वेदा बनती है, और ऋग्वेदा में एक ऐसे ही भगवान की बात करी गई है जिनका नाम दिया गया है रुद्रा, जो कि रुद्रा सिमिलर है आज के शिवा के। आज के टाइम पे जिनको शिवा कहा जाता है, उनकी थोड़ी सी जो बिहेवियर का पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा सिमिलर है ऋग्वेदा के रुद्र के, ठीक है। बट यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि ऋग्वेदा में जिस रुद्रा की बात करी जा रही है ना, वो ना तो योगी थे, ना तो वो जानवरों के भगवान थे, ठीक है। तो फिर जो हमें हड़प्पा में ये मिला है, ये जो पिक्चर मिला है, ये है कौन, क्योंकि ये ऋग्वेदा का रुद्र तो नहीं हो सकता, ठीक है। गुस्सा गुस्से की बात छोड़ दीजिए, बट ऋग्वेदा में जो रुद्र मिला था वो ना ही योगी थे ना ही वो जानवरों के भगवान थे। बट यहाँ पर इनको देख के लग रहा है कि योगी तो पक्का है और साथ साथ जानवर मोटिव है, तो इनका रिलेशन जानवरों से तो पक्का रहा होगा, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट इसको कहते थे शायद से ये क्या है, शमान है, शमन नॉट शमान, ठीक है। शमन कौन होते थे, ऐसे कुछ आदमी और औरत जो ये क्लेम करते थे कि उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, वो अपने मैजिक से किसी को भी ठीक कर सकते हैं, किसी को बीमार बना सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब है शायद हो सकता है ये शमन होंगे पक्का, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है उसकी मेन थ्योरी खत्म होती है। ये टाइमलाइन दी हुई है आपको, ठीक है। यहाँ से आप अपने दिमाग के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं कि पेलियोलिथिक एज कब तक चली, सबसे लंबी चलने वाली एज 35,000 साल तक, फिर 12,000 तक मीसोलिथिक, फिर 10,000 तक आपकी नियोलिथिक, फिर 6,000 तक कैल्कोलिथिक, फिर 2600 से लेकर हड़प्पन स्टार्ट होती है, मतलब 2,000 साल पहले, फिर 1000 से आयरन एज आ जाती है आपकी, और फिर 600 से हिस्टोरिक एज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, और अगर कोई डाउट भी है इस चैप्टर में, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। मिलते हैं और ऐसी वीडियो के साथ। थैंक यू। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज
वी विल नॉट स्टॉप हियर, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हम सारे के सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि दिस वाज अ गुड वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है। अदरवाइज आई विल चेंज इट अ बिट, थोड़ा सा और इसको डिटेल बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट भी है देन ऑल्सो यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। ओके, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।